ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 211। अपनी यात्रा फिर से शुरू करें। झू यीफान के युद्ध वस्त्र क्षतिग्रस्त और फटे हुए थे। वांग बाओले को अपने कपड़ों की एक बड़ी पट्टी को फाड़ने के लिए बहुत अधिक ताकत का उपयोग नहीं करना पड़ा, जिससे झू यीफान की पीली कोमल त्वचा दिखाई देने लगी। उसने अपने फेफड़ों को हिलाया और चिल्लाया, और निकट आ रहे क्रूजर ने तुरंत उन्हें देख लिया। वास्तव में मध्य हवा में लहराए जा रहे कपड़े की तुलना में वांग बाओले का गोल शरीर और भी अधिक आकर्षक था। क्रूजर लगभग तुरंत आ गया। कॉलेज के 7 से 8 साधक क्रूजर से जल्दी से कूद पड़े। उनका नेतृत्व इथरियल दाओ कॉलेज के उपसंप्रदाय के भगवान कर रहे थे। जैसे ही वह नीचे कूदा, उसके लंबे लाल वस्त्र फड़फड़ाने लगे और एक विशाल वृक्ष की आभा से भी अधिक शक्तिशाली आभा एक पल में पूरे आकाश में फैल गई। वांग बाओले ने इसे केवल थोड़ा सा महसूस किया था, लेकिन फिर भी उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि उसके भीतर दमन की भावनाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ रही थीं। उपसंप्रदाय के स्वामी के पीछे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चल रहा था। उसने एक लंबा नीला लबादा पहना हुआ था और वह साधारण दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बिजली सी चमक रही थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से हिंसा की एक जबरदस्त आभा निकल रही थी। उपसंप्रदाय के स्वामी के बगल में खड़े होने पर भी ये बाद वाले की आभा की तुलना में कम नहीं था। ये स्पष्ट था कि वह भी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में था। जोड़ी के दिखने से आसपास की हवाएं हिलने लगीं और बादल छाने लगे। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक की आभा की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। उनके उतरने के बाद 3 बुजुर्गों का आगमन हुआ। तीनों बुजुर्गों की साधना ऊर्जा बलशाली और जबरदस्त थी, जो एक सच्चे श्वास क्षेत्र से भी ज्यादा थी। वे फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में थे। उपसंप्रदाय के स्वामी और बुजुर्गों को नमस्कार। समूह को देखकर वांग बाओले का दिल गर्मजोशी और उत्तेजना से भर गया। उसने झाओ यामिंग को धीरे से नीचे लिटाया, खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां बांधकर गहरा प्रणाम किया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह अस्त व्यस्त दिख रहा था। झू यीफान और झाओ यामिंग दोनों बेहोश थे। उपसंप्रदाय के स्वामी और मध्यम आयु वर्ग के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने तीनों को देखा और वे अचंभित रह गए। उपसंप्रदाय के स्वामी आगे बढ़े और वांग बाओले के सामने रुके। उन्होंने उसकी कलाई पकड़ी और तुरंत चोटों की जांच की। उसकी आंखों में चिंता थी और उसने धीरे से पूछा कि क्या हुआ। नीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी आगे बढ़कर झू यीफान और झाओ यामिंग के माथे पर अपनी उंगली थपथपाई। वे दोनों तुरंत कांप उठे, फिर धीरे से उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। महान बुजुर्ग। नीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पहचानने पर झू यीफान ने खड़े होकर उसका अभिवादन करने की कोशिश की। बाद वाले ने उसे धीरे से दबाया। वांग बाओले की ओर मुड़ने से पहले उस आदमी ने झाओ यामिंग को भी सांत्वना दी। उद्धरण चिन्ह ... यह एक विशाल वृक्ष था जिसकी खेती उत्तम फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में की गई थी। इसमें श्रवण हमलों के माध्यम से भ्रम पैदा करने की शक्ति थी और किसी की क्षमताओं को सील करने की शक्ति थी। वांग बाओले ने जल्दी से कहा। उसने जल्दी से बताया कि उन तीनों ने क्या सामना किया था और क्या क्या झेला था और उस दिशा की ओर इशारा किया जिसमें विशाल वृक्ष भाग गया था। वांग बाओले ने भी सुना था कि झू यीफान ने पहले क्या कहा था और जानता था कि नीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कॉम्बैट पवेलियन का ग्रैंड एल्डर था। एक पेड़ का उत्परिवर्तित होना और राक्षस में बदल जाना कुछ ऐसा है जो फेडरेशन ने कभी नहीं देखा है। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि क्या ये राक्षस वास्तव में एक मूर्ख है जो इथरियल दाओ कॉलेज के शिष्यों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है। वांग बाओले ने जो कुछ भी उन्हें बताया था उसे सुनने के बाद नीले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के साधारण दिखने वाले चेहरे पर अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसके चारों ओर हिंसा की आभा विस्फोट के कगार पर लग रही थी। ये स्पष्ट था कि वह अंदर से क्रोध से भरा हुआ था। वांग बाओले की कहानी सुनने के बाद वह मुड़ा और वांग बाओले की ओर सिर हिलाया। उसकी आंखों में स्वीकृति की झलक थी। उसने उपसंप्रदाय के स्वामी से कुछ शब्द फुसफुसाए, फिर एक झटके के साथ वांग बाओले द्वारा बताई गई दिशा में भाग गया। वह बहुत तेज था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी खुद को पर्याप्त तेज नहीं पा रहा था। उसने एक बड़ा काला बैनर निकाला और उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और उसकी गति अचानक उसकी पिछली गति की तुलना में तेजी से बढ़ गई। वह तेजी से भाग गया, उसकी चेतना बाहर निकल गई और वह विशाल पेड़ की तलाश और शिकार करते हुए सभी दिशाओं में फैल गया। वांग बाओले उत्साहित हो गया जब उसने नीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को भागते हुए देखा। झू यीफान के लिए भी यही था। यहाँ तक कि झाओ यामिंग, जो पूरे समय चुप रहा था और वर्तमान में कमजोर स्थिति में था, ने राहत की सांस ली। तुमने विशाल वृक्ष को भगाने के लिए क्या किया? तीनों को आश्वासन और सांत्वना देने के बाद उपसंप्रदाय स्वामी ने उत्सुकता से पूछा। जैसे ही उसने कहा, झू यीफान ने अपना सिर नीचे कर लिया। झाओ यामिंग चुप हो गया और वांग बाओले ने पलकें झपकाईं और सूखी खांसी निकाली। शायद मैंने उसे डरा दिया। मैंने उसे बताया कि कॉलेज से हमारे सीनियर आ रहे हैं और अगर वह जल्दी नहीं गया तो उसे मार दिया जाएगा, इसलिए वह भाग गया। उपसंप्रदाय स्वामी ने वांग बाओले की बात सुनी। उसने तीनों लोगों के चेहरों पर भाव देखे और हंसे बिना नहीं रह सका।
उसने उन तीनों की ओर इशारा किया। तुम दुष्ट केवल कहानियां गढ़ना जानते हो। तुम में से हर कोई रहस्य छिपाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, साधना युग के आगमन के साथ अनगिनत अवसर आए हैं। तुम्हें जो भी आशीर्वाद मिला है वह तुम्हारे अपने भाग्य के कारण है। तुम कॉलेज को बता सकते हो कि तुम कब अपने रहस्य साझा करने के लिए तैयार हो। वान बाओले को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सिर खुजलाया। डिप्टी सेक्ट लॉर्ड फिर से हंसा। जब उसने उन तीनों को देखा तो वह स्वीकृति और मान्यता के साथ था। उसने अपने साथ रखे स्टोरेज ब्रेसलेट से 3 गोलियां निकाली और उनमें से प्रत्येक को एक एक गोली दी। गोली बैंगनी रंग की थी और एम्बर में सील की गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर धुआं चल रहा था। यह एक साधारण गोली की तरह नहीं लग रही थी। हालांकि वे तीनों कीमिया मंडप के शिष्य नहीं थे, लेकिन वे बता सकते थे कि गोली में प्रभावशाली उपचार गुण थे। अब आपको इस मामले में खुद को चिंतित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलेज आपके लिए न्याय की मांग करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विशाल पेड़ कहाँ से आया है। हम किसी को भी खत्म कर देंगे जो इथरियल दाओ कॉलेज के शिष्यों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है। आप सभी ने जो किया है उसके लिए मान्यता के पात्र हैं। फेडरेशन के 100 अंकुरों का मूल्यांकन पूरा करने के बाद आपको तदनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। डिप्टी सेक्ट लॉर्ड ने हल्के से मुस्कुराया। उसने कुछ और निर्देश दिए और अपने पीछे खड़े फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों को तीनों को संघ की राजधानी तक ले जाने की व्यवस्था की। अपनी साधना को पुनः प्राप्त करने के लिए आप अपनी यात्रा के दौरान गोली ले सकते हैं। अपनी यात्रा पर फिर से निकलने से पहले अपनी चोटों से उबरें। मैं संघ के 100 पौधों में से एक के रूप में आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उपसंप्रदाय के स्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद। वान बाओले ने अपने उत्साह को नियंत्रित करने की कोशिश की और जल्दी से अपनी मुट्ठियां बंद करके झुक गया। तुम छोटे बदमाश, क्या तुम्हें किसी तरह की असाधारण किस्मत मिली है? अपने साधना स्तर में सफलता प्राप्त करना और उन दोनों को लेकर सफलतापूर्वक भाग जाना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं। उपसंप्रदाय के स्वामी ने वान बाओले की ओर इशारा किया। वान बाओले मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन देखा कि उपसंप्रदाय के स्वामी वाकई कुछ खास थे। इतना ही नहीं, वह बेहद चतुर भी थे और वान बाओले की क्षमताओं को जानते थे। आखिरकार विशाल पेड़ वाकई उनसे डर गया था। वह भागते समय बहुत ही अशोभनीय लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पैंट गीला करने वाला था। उसने अपनी छाती पीटते हुए जोर से कहा, बेशक, हम इथरियल दाओ कॉलेज के शिष्य कभी भी कुछ होने पर पीछे नहीं हटेंगे। मैं, वान बाओले, इथरियल दाओ कॉलेज के एक शिष्य के रूप में ही जीऊंगा और मरूंगा। जब उन्होंने उसे यह कहते सुना तो दूसरों के चेहरे पर एक अजीब सी झलक थी। उन्हें लगा कि वान बाओले खुद को बेचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, लेकिन डिप्टी सेक्ट लॉर्ड को स्पष्ट रूप से उसके शब्द आसान लगे। वह जोर से हंसा। जितना अधिक वह वान बाओले को देखता उतना ही वह उसे पसंद करता। समूह के बाकी सदस्यों को अलग अलग करके तलाशी लेने की व्यवस्था करने से पहले उसने कुछ देर और बातचीत की। वान बाओले और उसके दोस्त फिर कॉलेज के क्रूजर में सवार हुए और 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल कल्टिवेटर के अनुरक्षण में फेडरेशन की राजधानी की अपनी यात्रा जारी रखी। तभी उन्होंने आखिरकार राहत की लंबी और सच्ची सांस ली। वे एक दूसरे को घूरते रहे। उनमें से हर कोई बता सकता था कि जिस तरह से वे एक दूसरे को देखते थे वह बदल गया था। खास तौर पर जब झुओ युफान और झाओ यामिंग ने वान बाओले को देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी, जैसे कि वे किसी अजीब चीज को देख रहे हों, और एक गर्मजोशी जो पहले से ज्यादा तीव्र थी। उन्होंने वान बाओले से उनके बेहोश होने के बाद विशाल पेड़ के साथ उनकी लड़ाई या उनके ट्रम्प कार्ड के बारे में सवाल नहीं किया, क्योंकि इससे उनके रहस्य का पता चल जाता। वान बाओले ने उनसे उनके हमलों के बारे में विस्तार से नहीं पूछा। वे बिना कुछ कहे ही एक आम समझ पर पहुंच गए थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। झुओ युफान की मुस्कान की तुलना में झाओ यामिंग, जो पहले से ही बहुत सुंदर थी, जब मुस्कुराती थी तो एक अद्वितीय सुंदरता का आभास देती थी। ये 100 फूलों के खिलने जैसा था। वान बाओले ने नज़र घुमाई, पलकें झपकाईं और झाओ यामिंग के चेहरे की ओर इशारा किया। उसने अपना मुंह खोला। झाओ यामिंग, तुम्हारे चेहरे पर कुछ है क्या? वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई और अनजाने में अपना हाथ उठाकर अपने चेहरे को छू लिया। उसे लगा कि उसके चेहरे पर कुछ गंदगी है। सुंदरता, वान बाओले ने खांसते हुए धीरे से कहा। वान बाओले के बगल में झुओ युफान की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं जब उसने वान बाओले के शब्द सुने। उनके अनुरक्षक के रूप में सेवा कर रहे 2 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक थोड़ी दूरी पर क्रॉस लेग बैठे थे, उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। वान बाओले ने जो कहा उसे सुनकर उनके चेहरों के भाव तुरंत बदल गए। उनमें से एक व्यक्ति वान बाओले का अध्ययन करते हुए गहरे विचारों में डूबा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं ईश्वर को देख रहा हो। झाओ यामिंग आश्चर्यचकित रह गई और खुद को रोक न पाने के कारण वह खिलखिलाने लगी। वान बाओले के चुलबुले शब्द पूरी तरह से अप्रत्याशित थे। सामान्य रूप से संयमित और शांत रहने के बावजूद झाओ यामिंग फिर भी उसके झांसे में आ गई।
वांग बाओले ने देखा कि कैसे उसकी सरल चिढ़ाने की प्रतिक्रिया ने ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न की थी और वह अंदर से प्रसन्न था। उसने 6 साल की उम्र से ही ऐसी तरकीबें सीखी थीं और अनगिनत बार उनका इस्तेमाल किया था। उसे ऐसा लगा जैसे वह हवा में चल रहा हो और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने कहा, ठीक है, ये घटना समाप्त हो गई है। अब हम संघ की राजधानी की ओर चलेंगे, उन्हें दिखाएंगे कि हमारे पास क्या है, और संघ के 100 पौधों में से एक बनेंगे। ज़ुओ युफान और झाओ यामिंग की आंखों में उत्सुकता चमक रही थी और वे देख रहे थे कि कैसे उनके और कूलम बेसिन के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। गहरी सांस लेते हुए वे अपने अपने कमरों में लौटने से पहले कुछ देर तक बातें करते रहे, गोलीली और उपचार प्रक्रिया शुरू की। भले ही वांग बाओले की चोटें झुओ युफान या झाओ यामिंग की तरह गंभीर नहीं थीं, फिर भी अगर उन्हें स्वाभाविक रूप से ठीक होने के लिए अपने शरीर पर निर्भर रहना पड़ता तो उन्हें काफ़ी समय की आवश्यकता होती। उन्होंने बैंगनी गोली निगल ली और उनके शरीर में गर्मी बढ़ गई क्योंकि उनकी आंतरिक चोटें खतरनाक दर से ठीक हो गईं। उनके शरीर पर शारीरिक चोटें भी धीरे धीरे ठीक हो गईं। समय लगातार बीतता गया। कुछ घंटों के बाद जब क्रूज़र धीरे धीरे फेडरेशन की राजधानी के आसपास के क्षेत्र में पहुंचा तो तीनों ने अपने उपचार सत्र समाप्त कर दिए। ऊर्जावान होकर वे अपने कमरों से बाहर निकले और डेक पर खड़े हो गए, जो उनकी आंखों में अधिक से अधिक राजसी होता जा रहा था। फेडरेशन की राजधानी। संघ की राजधानी संघ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में स्थित थी। यह एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी जहां तक नजर जाती थी और उससे भी आगे तक फैली हुई थी। विशाल शहर ऊंचा खड़ा था, एक राजसी नज़ारा जो विस्मय को प्रेरित करता था। महान शहर के नीचे 100 विशाल उल्टे पहाड़ के आकार की धातुएं थीं। वे ऐसी दिखती थीं मानो उन्हें जमीन में गाड़ दिया गया हो और वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, जो पूरे क्षेत्र को कवर करती हों। प्रत्येक पहाड़ के आकार की धातु का आकार हजारों मीटर ऊंचे इथेरियल शहर के बराबर था। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य था। एक विशाल क्षेत्र में फैली सैकड़ों पहाड़ के आकार की धातुएं एक आकर्षक छवि प्रस्तुत करती थीं। इसके ऊपर जो शहर बनाया गया था उसने गर्व से अपना खिताब बरकरार रखा। संघ का शीर्ष शहर। धातु के पहाड़ों के नीचे घना कोहरा था जो जमीन को ढंक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक इथेरियल धुंध ने क्षेत्र को ढंक दिया हो, जिससे इसे रहस्यमय और अथाह हवा मिल रही हो। खेती के युग से पहले यह ऊंचे पहाड़ों और साफ धाराओं से भरा एक खूबसूरत स्थान था। प्राचीन हरे तांबे की तलवार के आगमन और बड़ी मात्रा में टूटी हुई तलवार के टुकड़ों के उतरने के साथ समृद्ध आत्मा क्यूई ने परिदृश्य को बदल दिया। दिव्य आयुध के साथ शहर में एक स्थायी स्थिरता, भूमि समृद्ध हुई। कोहरे के भीतर कई पक्षी जानवर थे जो एक दयालु स्वभाव के थे। शानदार पत्ते, एक संपन्न जंगल और मीठे पानी की धाराएं थीं जो आत्मा क्यूई से युक्त थीं। कोई भी धुंध के भीतर की भूमि को धुंधला देख सकता था। जंगल से सभी दिशाओं में 8 सड़कें चल रही थीं और शहर के चारों ओर घेरे में फैले अनगिनत छोटे स्टेशन। ये चांद के चारों ओर सितारों के समूह की तरह था। इसका पैमाना इतना भव्य था कि संघ की राजधानी के आकार की तुलना किसी प्राचीन साम्राज्य से करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भी कई पेचीदगियां थीं जो कोहरे के कारण समझ में नहीं आ रही थीं। हालांकि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति एक नज़र में ही दंग रह जाता था। कोहरे से ढका जंगल एक तीव्र और प्रबल वातावरण को प्रकट करता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इसमें कोई ऐसी शक्ति हो जो संघ में शक्तिशाली सभी लोगों को मिटा सकती हो। इसके अलावा संघ की राजधानी के भीतर सबसे आकर्षक चीज थी 100 उल्टे धातु के पहाड़ों के ऊपर और शहर की खाई के भीतर बनी हुई 102 मूर्तियां जो दसियों हजार फीट ऊंची थीं। सभी मूर्तियां अलग अलग दिख रही थीं। पूर्वी पौराणिक नोवा, पश्चिमी पौराणिक देवता जियोस और इसी तरह और भी बहुत कुछ। ये कहा जा सकता है कि वहां एकत्रित मूर्तियां वे 100 देवता थे जिन्होंने पृथ्वी के इतिहास में लोगों की कल्पना को सबसे अधिक आकर्षित किया। यह न जानते हुए भी कि संघ की राजधानी ने ऐसी मूर्तियां क्यों बनाई थीं, यह अभी भी स्पष्ट था कि उनका कारण केवल धार्मिक श्रद्धांजलि नहीं थी। ऐसा विशेष रूप से शहर के केंद्र में 2 मूर्तियों के कारण था। एक वास्तव में इथेरियल दाओ कॉलेज के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर की थी। दूसरा एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का था जो एक प्रभावशाली आभा देता था। वह व्यक्ति वर्तमान संघ अध्यक्ष था। राजसी कोहरे का जंगल, शानदार महान शहर, साथ ही साथ सैकड़ों मूर्तियां जो विस्मय और भय को प्रेरित करती हैं, सब कुछ एक साथ मिलकर संघ की राजधानी बन गई। इसी तरह संघ के शीर्ष शहर की जनसंख्या का आकार दुनिया में सबसे अधिक था। चाहे वह खेती करने वालों की आबादी का आकार हो या सेना की, या यहाँ तक कि आम लोगों की, वे इतने अधिक थे कि केवल संघ के सांख्यिकी विभाग को ही सटीक आंकड़े पता थे। बाहरी लोगों के पास केवल एक अनुमान था। महान शहर और उसके नीचे का कोहरा वांग बाओले और उसके दोस्तों की आंखों के सामने प्रकट हुआ। क्रूजर के डेक पर खड़े होकर झाओ यामिंग को छोड़कर वे सभी इस दृश्य से चकित थे। ज़ुओ युफान 5 पीढ़ी के आकाश कबीले में पैदा हुआ था और उसने पहले भी कई बार समाचारों में शहर की तस्वीरें देखी थीं। हालांकि यह उसका शहर में पहला दौरा था। जब उसने इस विशाल शहर का भव्य दृश्य देखा जो इतना फैला हुआ और राजसी था कि यह लगभग एक साम्राज्य जैसा था, तो उसके दिल में उत्साह और विस्मय की लहरें उठीं।
वांग बाओले अवाक रह गया। उसने संघ की राजधानी को देखा, जोर जोर से सांस ले रहा था। ये बहुत बड़ा है। यहाँ के घर, स्पिरिट स्टोन्स में वास्तव में इनकी कीमत कितनी है? वांग बाओले ने अपनी आंखें रगड़ी और क्षितिज में अंतहीन रूप से फैले शहर को देखा। वह एक उड़ते हुए क्रूजर पर खड़ा था और वह अभी भी शहर का अंत नहीं देख पा रहा था। वह दंग रह गया। यहाँ एक घर की कीमत इथरियल सिटी के 100 घरों से ज्यादा होगी। झुओ युफान को ऐसे मामलों की थोड़ी जानकारी थी। वांग बाओले की चौंका देने वाली टिप्पणी सुनकर उसने जवाब दिया, क्या बात है, यहाँ एक घर की कीमत 100 ड्रॉपलेट क्रूजर जितनी है। वांग बाओले सदमे में कांप उठा, उसका शरीर कांप उठा। अचानक उसे एहसास हुआ कि शहर में रहने वाले सभी वाकई बहुत अमीर होंगे। झाओ यामिंग ने उनकी बातचीत सुनते हुए एक शब्द भी नहीं कहा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक जो उन्हें शहर ले जा रहे थे, एक तरफ खड़े हो गए और अचानक मुस्कुरा दिए। वे भी इस नज़ारे से भावुक हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी बार शहर गए थे, हर बार जब वे इसे देखते तो उनके अंदर भावनाओं की लहरें उठतीं। संघ की राजधानी को संघ का दिल कहा जा सकता है। आम लोगों के लिए ये सरकार और व्यापार का केंद्र था। साधकों के लिए इसका मतलब और भी ज्यादा था। ये पूरे संघ में एकमात्र दिव्य आयुध था। दिव्य आयुध के अस्तित्व ने संघ के अध्यक्ष के अधिकार की गारंटी दी, साथ ही साथ पूरे देश में भय और सम्मान को प्रेरित किया। यही कारण था कि जबकि संघ में व्याप्त आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल ने अलगाववाद की बातों को जन्म दिया था, संघ समग्र रूप से अभी भी अपेक्षाकृत स्थिर और सुरक्षित था। क्रूजर वांग बाओले और झुओ युफान की तेज सांसों और सदमे से बार बार हौंफने के बीच राजधानी शहर के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गया। धीरे धीरे ये धीमा हो गया। निरीक्षण और स्कैन की एक श्रृंखला से गुजरने के बाद वांग बाओले को पता नहीं था कि प्रत्येक वास्तव में किस लिए था। क्रूजर को प्रवेश की अनुमति दी गई। ये इथरियल दाओ कॉलेज के लिए निर्दिष्ट खाड़ी में उतरा। राजधानी में तैनात इथरियल दाओ कॉलेज के शिष्य पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। वांग बाओले और बाकी लोगों के आने के बाद उन्हें तुरंत रोक दिया गया और उनका स्वागत किया गया। कई व्यवस्थाओं के बाद वे आखिरकार इथरियल दाओ कॉलेज द्वारा प्रबंधित मनो में पहुंच गए। मनो का वातावरण परिष्कृत और विचित्र था। हवा में पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू थी। हवा में एक मजबूत स्पिरिट क्यूई भी थी। आम दिनों में मनो को जनता के लिए नहीं खोला जाता था और यह केवल इथरियल दाओ कॉलेज के शिष्यों के लिए निवास के रूप में कार्य करता था। इथरियल दाओ कॉलेज के कई शिष्य जो फेडरेशन के 100 अंकुर चयन में भाग ले रहे थे, वे वांग बाओले और बाकी लोगों के आने से पहले ही चेक इन कर चुके थे। सब कुछ तय हो जाने के बाद झाओ यामिंग कॉलेज द्वारा आवंटित निवास में नहीं गई। इसके बजाय उसने वांग बाओले और झुओ युफान को विदाई दी और ऐसा लग रहा था जैसे वह जा रही हो। तुम कहाँ जा रहे हो? वांग बाओले उत्सुक हो गए और झुओ युफान ने भी मुड़कर देखा। मेरा परिवार राजधानी में रहता है। अगर कोई और होता तो झाओ यामिंग शायद सवाल का जवाब नहीं देती, लेकिन यह वांग बाओले और झुओ युफान थे जिनके साथ वह मौत या जीवन की स्थिति से बच गई थी। वे कोई और लोग नहीं थे। झाओ यामिंग की बातें सुनकर झुओ युफान की आंखें चौड़ी हो गईं। वांग बाओले को अपने दिमाग में कुछ फूटता हुआ सुनाई दे रहा था और वह चकित हो गया। तुम्हारा परिवार वाकई बहुत अमीर होगा। कुछ देर रुकने के बाद उसने बड़ी ईर्ष्या से कहा। झाओ यामिंग ने वांग बाओले की आवाज़ में स्वर को पकड़ लिया। वह मुस्कुराई, झुओ युफान को अलविदा कहा और इत्मीनान से चली गई। अगर यह एक साधारण प्रस्थान होता तो भी ठीक रहता, लेकिन जैसे ही झाओ यामिंग इथरियल दाओ कॉलेज के मनो से बाहर निकले, वांग बाओले और झुओ युफान ने 7 से 8 सोने के क्रूजर को तुरंत आते देखा। वे तेजी से आगे बढ़े, फिर रुके और 100 से ज्यादा मजबूत लोग तेजी से क्रूजर से बाहर निकले। चाहे वह इसकी शक्ल हो या बनावट, वांग बाओले, जिसकी नज़र धार्मिक आयुध मंडप के आयुध सैनिक की थी, तुरंत बता सकता था कि सोने के क्रूजर साधारण क्रूजर नहीं थे। क्रूजर ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। फिर 100 मजबूत आदमी दिखाई दिए। उनमें से लगभग हर एक के पास ट्रू ब्रीथ क्षेत्र की साधना थी। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी साधना आभा विशेष रूप से मजबूत थी, जो विशाल पेड़ के बराबर लग रही थी। वह एक प्रकार का बटलर लग रहा था जो अपने चेहरे पर दया और चिंता के साथ झाओ यामिंग को झुक रहा था। स्वागत है घर में, युवा मालकिन। झाओ यामिंग ने सिर हिलाया और क्रूजर पर चढ़ गई। उसने स्तब्ध वांग बाओले और झुओ युफान को अलविदा कहा, फिर एक शानदार तरीके से प्रस्थान किया। वांग बाओले चकित था और झुओ युफान चुप था। एक पल के बाद जब झाओ यामिंग वाला क्रूजर क्षितिज में गायब हो गया तो दोनों ने अपने चेहरों पर अजीब सी नजरों से एक दूसरे को देखा। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? वह बहुत अमीर है। दोनों ने लगभग एक साथ बात की। अंत में वे अपने घरों में लौट आए। प्रत्येक को पूरे मामले के बारे में अलग अलग भावनाएं महसूस हो रही थी और कुछ हद तक शांत हो गए। हालांकि दोनों युवकों के पास झाओ यामिंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अपने अनुमान और संदेह थे। उन्होंने रात के लिए आराम किया। अगली सुबह वांग बाओले ने झाओ यामिंग के बारे में अपने संदेह को अलग रखा और झुओ युफान की तलाश में निकल पड़े।
उन्होंने झुओ युफान को जागीर से बाहर निकाला और शहर में टहलना शुरू कर दिया। वे घूमते रहे और राजधानी में दुकानों को देखा। जगह की समृद्धि और पैमाने ईथर शहर से भी आगे निकल गए। विशेष रूप से खेती के लिए आवश्यक सामग्री वहां बहुत विविधता में उपलब्ध थी। ऐसा लग रहा था जैसे संघ में मिलने वाली और बिकने वाली हर चीज़ वहां मिल सकती है और बेची जा सकती है। कोलम बेसिन में युद्ध में पीड़ित होने और अपनी सामग्री और हथियारों का स्टॉक खर्च करने वाले इस जोड़े को बहुत ज़्यादा लुभाया गया। झुओ युफान की नज़र कुछ गोलियों और एक रहस्यवादी तकनीक का दस्तावेजीकरण करने वाली जेड स्लिप पर थी। हालांकि जैसे ही उसने उनकी कीमतों के बारे में पूछा, वह अवाक रह गया। काफ़ी धनी होने के बावजूद वे अभी भी बहुत महंगे थे। वांग बाओले के लिए भी यही स्थिति थी। वह स्टोर में प्रदर्शित वस्तुओं को उत्साह से देखता रहा, समय समय पर चिल्लाता रहा। टेम्पर्ड गोल्ड क्ले, स्ट्रीमिंग लाइट लिक्विड, भगवान, यहाँ स्वर्ग क्रिस्टल सैंड भी है। ये सभी दुर्लभ सामग्रियां हैं जो क्राफ्टिंग प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए जाने पर न्यूमिनस ट्रेजर्स को अतिरिक्त क्षमताएं और विशेषताएं दे सकती हैं और न्यूमिनस ट्रेजर्स को बढ़ा सकती हैं। वांग बाओले ने तेजी से और उत्सुकता से दुकानों को खंगाला। जब उसने कुछ देखा तो वह रुक गया। उसके दिमाग में कुछ विस्फोट हुआ और वह अपने सिर में अचानक भनभनाहट सुन सकता था। ये है। उसकी आंखों ने जो नज़ारा देखा वह एक गमले में लगा हुआ पौधा था जो एक हाथ की चौड़ाई जितना मोटा था, ताड़ के पेड़ जैसा लेकिन लाल रंग का। जिस चीज़ ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था वह ताड़ के तने के भीतर धंसा हुआ था जो एक उंगली से भी बड़ा नहीं था, एक काला टुकड़ा। वांग बाओले ने जैसे ही उस टुकड़े को देखा, उसे एक मजबूत आवाज़ महसूस हुई। उसे लगा उस पल में जैसे वह टुकड़ा उसी सामग्री से बना है जिससे काला मुखौटा बना है। उसने अपने मन में आए प्रलोभन को रोका, दुकान में एक और चक्कर लगाया और फिर लापरवाही से विभिन्न सामग्रियों की ओर इशारा किया। ये तब था जब वह अपनी खरीदारी लगभग पूरी कर चुका था और टुकड़े की कीमत पूछने वाला था, लाल ताड़ के पेड़ को अपनी शॉपिंग कार्ट में जोड़ने और उसे भी खरीदने के लिए तैयार था। तभी दुकान के बाहर एक बूढ़े आदमी की हंसी गूंजी। तो तुम दोनों वास्तव में यहाँ हो? जैसे ही आवाज़ गूंजी, बुजुर्ग बटलर, जिसने एक दिन पहले झाओ यामिंग का स्वागत किया था और उसे ले गया था, चेहरे पर मुस्कान लिए स्टोर में चला गया। उसने मुस्कुराया और वांग बाओले और झुओ युफान की ओर सिर हिलाया। उसके पीछे एक दर्जन मजबूत आदमी खड़े थे। उनमें से हर एक के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और वे स्टोर के अंदर फैल गए, चारों कोनों का ध्यानपूर्वक सर्वेक्षण किया। स्टोर के मालिक, जिनकी स्थिति और पृष्ठभूमि भी काफ़ी प्रभावशाली थी, ने उन पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। वांग बाओले और झुओ युफान ने दूसरे पक्ष को इंतजार करवाने की हिम्मत नहीं की। बाद वाला एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का साधक था और झाओ यामिंग के परिवार के कबीले के सदस्यों में से एक भी था। उन्होंने तुरंत उसका अभिवादन किया। युवा नायकों, औपचारिकता पर खड़े मत रहो, बुजुर्ग आदमी ने गर्मजोशी से कहा। उसने उन दोनों पर नज़र डाली और उन दोनों पर विचार किया। उसने सोचा कि उसके परिवार की युवा पत्नी अकेले रहना पसंद करती है, इसलिए कोई कारण होगा कि उसने दोनों के साथ रहना क्यों चुना। उसने झुओ युफान को और अधिक बारीकी से देखने से पहले वांग बाओले का फिर से अध्ययन किया। जितना अधिक वह झुओ युफान को देखता उतना ही वह झुओ युफान को स्वीकार करता। उसकी आंखों में मूल्यांकन की नज़र ने झुओ युफान को थोड़ा परेशान कर दिया और झुओ युफान ने विनम्रता से पूछा, सर, क्या कोई कारण है कि आप हमें ढूंढ रहे हैं? जहां तक वांग बाओले का सवाल है, ये पहली बार था जब उसे एक युवा नायक के रूप में संदर्भित किया गया था। उसे अजीब लगा, साथ ही उसने बुजुर्ग की आंखों में नज़र भी देखी और खांसी के बिना नहीं रह सका। सर, वास्तव में यदि आप मेरे अच्छे रूप, उच्च साधना स्तर, महान क्षमता और अनुकरणीय नैतिक चरित्र को छोड़ दें तो मेरे पास कहने के लिए कोई अच्छा गुण नहीं है। मैं एक युवा नायक कहलाने के योग्य नहीं हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़ा आदमी, जो झुओ युफान का अध्ययन कर रहा था, आश्चर्य से वांग बाओले को देखने लगा। उसके चेहरे पर भाव धीरे धीरे बदल गए। एक लंबे क्षण के बाद उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर समझाया कि वह क्यों आया था। हमारी युवा मालकिन हमेशा से ही एकांतप्रिय रही है। जब वह शिक्षा लेने के लिए गई थी तो उसने हमारे गुरु से वादा किया था कि वह केवल खुद पर निर्भर रहेगी। हमारे गुरु उसे गुप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए किसी को भेजना चाहते थे, लेकिन युवा मालकिन के पास एक प्राकृतिक आत्मा शरीर है। वह किसी को महसूस कर पाएगी जब तक कि वह कोर फॉर्मेशन दायरे का साधक न हो। हमारे गुरु को पहले से ही कोलम बेसिन की घटना के बारे में पता है। वह क्रोधित है, लेकिन आप दोनों के प्रति अत्यंत आभारी भी है। यह उनके आभार का एक छोटा सा प्रतीक है और वह अपना आभार पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता। कृपया इसे स्वीकार करें, बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया, फिर स्पिरिट स्टोन से बना एक कार्ड वांग बाओले और झुओ युफान को दिया। जालसाजी से बचाने के लिए कार्ड पर एक निशान था। जब कार्ड पेश किए गए तो स्टोर में मौजूद कई ग्राहकों की पुतलियां सिकुड़ गईं। जो लोग खुद को रोक नहीं पाए, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वे धीमी आवाज में बोलने लगे, ये सिल्वर स्पिरिट कार्ड है।
मैंने पहले भी ऐसे कार्ड के बारे में सुना है। पूरे संघ में सिर्फ 10 गोल्ड स्पिरिट कार्ड जारी किए गए हैं। सिर्फ इन 10 कार्ड के मालिकों को ही अपने मेहमानों को सिल्वर स्पिरिट कार्ड देने का अधिकार है, जिसकी संख्या अनंत है और इसका मतलब है कि कार्ड धारक एक सम्मानित अतिथि है। कार्ड देखकर स्टोर मालिक भी भावुक हो गया। इस कार्ड से शहर में आपके सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने आसपास के लोगों की हैरानी भरी सांसें सुनी और हल्के से मुस्कुराया। उसने वांग बाओले और जुओ युफान की तरफ सिर हिलाया, सलामी में अपनी मुट्ठियां बांधी और फिर विनम्रता से वहां से चला गया। आसपास के मजबूत लोग बुजुर्ग व्यक्ति के साथ चले गए और स्टोर में धीरे धीरे पहले जैसी रौनक लौट आई। हालांकि बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हाल ही में हुई मुठभेड़ के बाद स्टोर के मालिक, जिन्होंने वांग बाओले और जुओ युफान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उनके पास चले गए और व्यक्तिगत रूप से उन दोनों की देखभाल की। जहां तक वांग बाओले का सवाल है, उसने कार्ड को हाथ में पकड़े हुए आसपास की बड़बड़ाहट को सुना। उसने उनकी आंखों में हैरानी और ईर्ष्या के भाव देखे और खुद को उत्तेजित होने से नहीं रोक सका। उसने जुओ युफान की ओर देखा और पाया कि वह फिर से स्तब्ध हो गया था। उसने आह भरी, युफान, शायद तुम्हें कोई मनोवैज्ञानिक तनाव महसूस न हो रहा हो, लेकिन मैं इसे संभाल नहीं सकता। मुझे बताओ, क्या यह मुझे रखेल बना देता है? हाँ, मैं बहुत उलझन में हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब मैं किसी महिला से पैसे ऐंठूंगा। वांग बाओले ने एक लंबी सांस ली और विलाप करते हुए अपना सिर हिलाया। जुओ युफान ने वांग बाओले के गोल गेंद जैसे शरीर को एक अजीब नज़र से देखा, खांसने लगा और एक शब्द भी नहीं बोला। मैं, वांग बाओले, हमेशा से आत्मनिर्भर रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है, वह मैंने अपने हाथों से कमाया है। मैंने कभी किसी दूसरे से मदद नहीं मांगी। यह मेरा एक सिद्धांत है। वांग बाओले के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। ऐसा कहते हुए उसने अपना सिर स्टोर के मालिक की ओर घुमाया और अपने हाथ में मौजूद सिल्वर स्पिरिट कार्ड को फेंक दिया। मैंने पहले जो सामग्री चुनी थी, जब तक स्टॉक न हो, मुझे 10 गुना मात्रा चाहिए। इसके लिए भुगतान करने के लिए इस कार्ड का उपयोग करें। जुओ युफान, अन्य ग्राहक, स्टोर के मालिक। 15 मिनट बाद, जब वांग बाओले ने अपना स्टोरेज बैग और स्टोरेज ब्रेसलेट पूरी तरह से पैक कर लिया, तो वह खुश होकर स्टोर से बाहर निकल गया। उसके पीछे जुओ युफान के चेहरे पर थोड़ी अस्वाभाविकता दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। साथ ही वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने अपनी ज़रूरत की गोलियां खरीदने के लिए सिल्वर स्पिरिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कुछ पैसे खर्च कर दिए। कॉलेज के मनों में लौटने के बाद वांग बाओले ने तुरंत ताड़ के पेड़ से काला टुकड़ा निकाला। उसने बहुत देर तक उत्साहपूर्वक उसका अध्ययन किया, कुछ देर तक उसके बारे में सोचा और तुरंत उसे काले मुखौटे के साथ जोड़ नहीं दिया। उसने सोचा कि क्या इस टुकड़े का इस्तेमाल मुखौटे में मौजूद छोटी मिस्सी को लुभाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि वह संघ की राजधानी में था, सावधानी के कारण उसने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, बल्कि कॉलेज लौटने पर इसे आजमाने का फैसला किया। उसके बाद के दिनों में वांग बाओले ने निष्क्रिय होकर इंतजार नहीं किया, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक ताकतों के प्रतिभाशाली लोग संघ के सभी कोनों से यात्रा करके राजधानी शहर में चयन प्रक्रिया से गुजरने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने अपने शानदार खजाने के लिए शोधन और वृद्धि का एक और दौर चलाया। इसका परिणाम ये हुआ कि उसे भारी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप राजधानी में विभिन्न सामग्री भंडार ऐसे स्थान बन गए जहां वह नियमित रूप से जाता था, इस हद तक कि उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे दुकानों में फैलने लगी थी। मैं, वांग बाओले, हमेशा साधना के कठिन मार्ग पर चलने के लिए खुद पर निर्भर रहा हूँ। हर बार जब वह अपने द्वारा परिष्कृत किए गए दिव्य खजाने को देखता था, तो वांग बाओले गर्व की भावना से भर जाता था। प्रसन्न और आश्वस्त होकर उसने धीरे धीरे अपने दिव्य खजाने की वृद्धि पूरी की। केवल स्व-विस्फोटित मोतियों को देखकर लगभग 1000 मनकों को एक ही बैठक में तैयार किया गया था। सभी प्रकार की कठपुतलियां भी थीं, जिनमें से उसने लगभग 100 को परिष्कृत किया था। शोधन के पहले के बैचों में जू गंग की आंख की तरह कठपुतलियों को भी धर्म कलाकृति से एक परिपूर्ण तृतीय श्रेणी के दिव्य खजाने में बदल दिया गया था। वांग बाओले ने आर्मामेंट सैंड द्वारा संशोधित अजीब और विचित्र धर्म कलाकृतियों को नहीं छोड़ा। वे विशाल पेड़ के साथ उसकी लड़ाई के दौरान उपयोगी साबित हुए थे, जिससे वांग बाओले को एहसास हुआ कि उन्हें अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। परिणामस्वरूप उसने फ्लाई विस्क, छाता, बड़ी सील, उड़ने वाली तलवार जो दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर नहीं करती थी, यहाँ तक कि रस्सी भी को एक परिपूर्ण तीसरे दर्जे के अलौकिक खजाने के स्तर तक बढ़ा दिया। अंत में वह तलवार की म्यान तक पहुंच गया। सामग्रियों के इतने प्रचुर भंडार के साथ म्यान को भी सफलतापूर्वक एक परिपूर्ण तीसरे दर्जे के स्तर तक बढ़ाया गया। दिखाई देने वाले मच्छरों की संख्या 9 ही रही, हालांकि वे पहले की तुलना में आकार में स्पष्ट रूप से बड़े और अधिक क्रूर थे। इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए वांग बाओले ने कुछ विचार करने के बाद स्पिरिट ब्रीथ विलेज में भाले से प्राप्त मनका को म्यान में गड़ा दिया। जैसे ही उसने मनका गड़ाया, आखिरकार म्यान से 10वां मच्छर बाहर आ गया। ये भूरे रंग का था और बाकी से अलग दिखाई दे रहा था।
ऐसा लग रहा था कि इसमें एक अजीब शक्ति है जिसे वांग बाओले समझ नहीं पा रहा था। उसे अफसोस हुआ कि वह इसे वहां पर परख नहीं सका। उसने भविष्य में इसे परखने का अवसर खोजने के लिए एक नोट बना लिया। इसके अलावा वांग बाओले ने उस दस्ताने को भी बेहतर बनाया जो इतने लंबे समय से उसके पास था और उसे एक बेहतरीन तीसरे दर्जे के अनमोल खजाने में बदल दिया। अपने भरपूर भौतिक भंडार के साथ वांग बाओले ने अपने स्टोरेज बैग को भी सफलतापूर्वक संशोधित किया। उस समय उनके सभी धार्मिक खजाने तीसरी श्रेणी की गुणवत्ता के थे। उनके पास बहुत सारी सामग्री भी थी। संतुष्टि की भावना, साथ ही निरंतर शोधन के माध्यम से उनके शिल्प कौशल में सुधार ने वांग बाओले को कभी भी रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। मुझे खुद पर भरोसा करने, कड़ी मेहनत करने, कदम दर कदम काम करने और काम पूरा करने की यह भावना वाकई पसंद है। आत्मसंतुष्टि में डूबे रहने के दौरान वांग बाओले अपने स्नैक्स को नहीं भूले। फेडरेशन की राजधानी में लगभग हर चीज़ बिकती थी और स्नैक्स कोई अपवाद नहीं थे। उस अवधि के दौरान वांग बाओले ने अपना पेट चौड़ा किया और केवल उपलब्ध पूरे चयन का हिस्सा ही आजमा पाए। उनके लिए फेडरेशन की राजधानी सच होने से बहुत अच्छी थी। उनके दिल में खुशी की लहरें उठ रही थीं। अंत में देश के चारों कोनों से और संबंधित राजनीतिक ताकतों से सभी प्रतिभाशाली लोग आ गए। परिणामस्वरूप उस दिन फेडरेशन की 100 सीडलिंग योजना के लिए आधिकारिक तौर पर चयन होना था। लगभग सभी अन्य नर्वस प्रतिभागियों के विपरीत वांग बाओले ने चयन दौर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने चयन के विवरण पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये खास तौर पर तब हुआ जब उसने जनरल जोर डेक्सी से दूसरी पुष्टि मांगी और बाद में उसे यह कहते हुए सुना कि उसका प्लेसमेंट सुरक्षित हो गया है। उसके बाद वह और भी ज्यादा निश्चिंत हो गया। वह पहले दिन अपना विवरण दर्ज करवाने गया, फिर वापस जागीर में गया और नाश्ता करना और न्यूमिनिस्ट्रेजेस को परिष्कृत करना जारी रखा। चयन पूरी गति से आगे बढ़ने के साथ एक के बाद एक दिन बीतते गए। हर दिन बहुत सी खबरें फैल रही थीं जो पूरे संघ में चयन दौर को बढ़ावा दे रही थीं। एक के बाद एक उम्मीदवार मशहूर हस्तियों में तब्दील होते जा रहे थे। संघ में हर कोई उनकी खबरों का अनुसरण कर रहा था। कभी कभी समाचार देखने के बाद वांग बाओले को कुछ करने का मन करता था। हालांकि अपनी पुष्टि की गई नियुक्ति को याद करने के बाद वह इसके बजाय और अधिक प्रसन्न महसूस करता था। चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हों, वे मेरे जैसे शानदार नहीं हो सकते। मेरा स्थान पहले ही पक्का हो चुका है। चयन 1.5 घंटे तक चलता रहा जबकि वह लगातार उत्साहित था। फिर उसे कॉलेज से एक नोटिस मिला। विशाल पेड़ पाया गया था और नष्ट कर दिया गया था। इथरियल दाओ कॉलेज ने भी उसी समय फेडरेशन को पेड़ों के उत्परिवर्तन के मामले की आधिकारिक रूप से रिपोर्ट दी ताकि फेडरेशन में सभी राजनीतिक ताकतें अपने डोमेन के भीतर पौधों के जीवन में किसी भी समान उत्परिवर्तन पर नजर रख सकें। पेड़ों का जीवनकाल आखिरकार जानवरों से अलग था। उनकी जड़ें गहरी होती हैं। परिणामस्वरूप एक बार उत्परिवर्तन होने के बाद ये हमेशा आपदा का कारण बनता है। अलर्ट जारी होने के बाद संबंधित राजनीतिक ताकतों ने अपने अपने क्षेत्रों में जांच और तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने संभावित खतरों को खत्म किया और राक्षसों के अलावा अन्य खतरों पर भी नजर रखी। सौभाग्य से पौधों के जीवन में उत्परिवर्तन अत्यंत दुर्लभ प्रतीत हुए। अलर्ट जारी होने के बाद चयन दौर के अंत तक अन्य राजनीतिक ताकतों को दूसरा उत्परिवर्तित पौधा जीवन नहीं मिला था। इससे संकट की गंभीरता कम हो गई। संघ की राजधानी में चयन भी तब समाप्त हो गया। कुल 98 लोगों का चयन किया गया जो फसल की सबसे अच्छी किस्म थे। वे ऑपरेशन स्वॉर्डसन में अंकुर बनेंगे और भविष्य में संघ से तुलनात्मक रूप से अधिक संसाधन प्राप्त करेंगे। सूची से 2 नाम गायब थे जिसने जल्द ही संघ में सभी का ध्यान आकर्षित किया। ये तब तक जारी रहा जब तक कि 2 लापता नामों की घोषणा नहीं की गई। एक था कोंग दाओ और दूसरा वांग बाओले। संघ ने युद्ध के मैदान में उनकी उपलब्धियों के बारे में चुनिंदा जानकारी भी जारी की थी। विवरण में सीमित सीमा तक वांग बाओले द्वारा स्पिरिट ब्रीथ विलेज से प्राप्त किए गए खजाने, बीस्ट टाइड के दौरान उनके कारनामे और उनके द्वारा आविष्कृत बाओले तोप का खुलासा हुआ। संघ ने इस अवसर का उपयोग वांग बाओले की प्रतिष्ठा बनाने के साथ साथ पूरी दुनिया को ये बताने के लिए किया कि वांग बाओले ने आरक्षित स्थान पाने का अधिकार अर्जित किया है। अचानक वांग बाओले का नाम पूरे संघ में फैल गया। उसने अनगिनत राजनीतिक ताकतों का ध्यान आकर्षित किया। उसी समय खबर फीनिक्स सिटी तक भी पहुंच गई। जब उसके माता पिता ने समाचार में उसका नाम देखा तो वे तुरंत दंग रह गए। परिचय देखने और उसके साथ हुई भयानक चीजों के बारे में जानने के बाद वे तुरंत घबरा गए। उन्होंने तुरंत वांग बाओले की वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को कॉल किया। वांग बाओले ने अपने माता पिता की डांटने वाली आवाज में चिंता सुनी और उन्हें आश्वस्त करने में बहुत लंबा समय लगा। उसने भविष्य में सावधान रहने का वादा किया। अंत में अपने बच्चे के बारे में चिंतित और गर्वित बुजुर्ग जोड़े ने कॉल समाप्त कर दी। ऐसी कई बातें थीं जो वांग बाओले ने अपने माता पिता को नहीं बताई थीं। इथरियल दाओ कॉलेज में दाखिला लेने और साधना की यात्रा शुरू करने के बाद उसे धीरे धीरे पता चल गया था कि यह यात्रा कितनी कठोर और क्रूर थी।
वह नहीं चाहता था कि उसके माता पिता चिंतित हों। अपने माता पिता के साथ उसकी बातचीत ने उसकी भावनाओं को थोड़ा अस्त व्यस्त कर दिया था। उसने बहुत जल्दी खुद को संभाला, फिर स्पिरिट इंट्रानेट में लॉग इन किया और कोंगडाओ के बारे में जानकारी खोजी। वह दूसरा व्यक्ति था जिसकी नियुक्ति उसके जैसी ही थी। दूसरे व्यक्ति की प्रोफाइल पढ़ते हुए वांग बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एक सांस ली। कोंगडाओ संघ में किसी भी मानवीय राजनीतिक इकाई से नहीं था, बल्कि वास्तव में जानवरों के सागर से था। उसे 9 साल पहले वर्तमान संघ अध्यक्ष ने गोद लिया था और राष्ट्रपति के पालक पुत्र बनने के बाद से उसे गहन रूप से तैयार किया गया था। वह धरती पर नहीं रहा था, बल्कि उसे प्रशिक्षण के लिए मंगल ग्रह पर कॉलोनी में भेजा गया था। वह मंगल ग्रह की कॉलोनी के अजीबोगरीब वातावरण में 5 साल तक अपने दम पर जीवित रहा। अपनी साधना के दौरान उसने संघ के लिए कई टुकड़े एकत्र किए थे और उनकी संख्या आश्चर्यजनक थी। हालांकि ये सब उसे 100 पौधों में से एक के रूप में सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जिस बात ने संघ को आश्वस्त किया और उन्हें एक पुष्टिकृत पौधे के रूप में उसकी स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, वह 1 महीने पहले उसके द्वारा बताई गई एक खबर थी। मंगल ग्रह पर उसने एक स्थान पाया था जहां एक दिव्य आयुध के अवशेष प्रतीत होते थे। संघ में कई राजनीतिक ताकतों ने पुष्टि की थी कि यह सच होने की बहुत अधिक संभावना थी। हालांकि कई कारणों से वे आगे और अधिक गहन अन्वेषण करने में असमर्थ थे और दिव्य आयुध को पुनः प्राप्त करना मुश्किल था। इसके बावजूद इतना बड़ा योगदान 100 पौधों में से एक के रूप में उसकी नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। दिव्य आयुध, इसे पढ़ते ही वांग बाओले की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसके सिर में गियर घूमने लगे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि जब रिपोर्ट संघ को सौंपी गई थी तो कुछ गड़बड़ हुई होगी, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राजनीतिक ताकतों को इस मामले का पता चला। संघ इसे गुप्त नहीं रख सका, इसलिए उसने अन्वेषण के लिए बाकी लोगों के साथ मिलकर काम किया। वांग बाओले को लगा कि उसका अनुमान सही था। उसने नामों की सूची देखी और कुछ जाने पहचाने नाम देखे। उनमें से झुओ यिफान और झाओ यामिंग थे, जो चुने गए 100 लोगों में से थे। उन तीनों के अलावा ईथरियल दाओ कॉलेज के 2 और लोग थे जिन्होंने भी सूची बनाई थी। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज को छोड़कर अन्य दाओ कॉलेजों से बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के सबसे ज्यादा 9 लोग सूची में थे। ली, जिसने उसे नंगा करने की धमकी दी थी, और स्पिरिट ब्रीथ विलेज में उस लड़ाई में 8 इंच की स्पिरिट रूट्स रखने वाले कुछ अन्य लोगों का भी नाम सूची में था। उनके अलावा झुओ यिक्सियन का नाम भी था, जिसे वांग बाओले ने सूची में नहीं देखा। हालांकि 5 पीढ़ी के स्काई कबीले से कुछ अपरिचित नाम दिखाई दिए। 2 हमेशा रहस्यमय प्रमुख संप्रदायों से भी काफी लोग थे। सेनेटरों के उत्तराधिकारियों ने भी कुछ स्थानों पर कब्जा कर लिया। हालांकि वांग बाओले ने प्रसिद्ध त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन से कोई नाम नहीं देखा, जिसकी संपत्ति एक देश के बराबर थी। संघ के 100 पौधों की पुष्टि होने के बाद और इस खबर ने पूरे संघ को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद उन लोगों के चले जाने के बाद जो कट नहीं कर पाए थे, वांग बाओले सहित 100 चयनित लोगों को जल्द ही राष्ट्रपति के कार्यालय से एक अधिसूचना मिली। उन्हें 3 दिन बाद 1 सप्ताह तक एकांत में सामूहिक साधना करनी थी। संघ द्वारा नामित कोई व्यक्ति उन्हें एक रहस्यवादी तकनीक सिखाएगा। रहस्यवादी तकनीक कई लोगों को पता थी और आत्मा की शुरुआत के युग के बाद से संघ भर में खोजी गई सभी रहस्यवादी तकनीकों में 10वें स्थान पर थी। तकनीक को सावधानी से संरक्षित किया गया था और उससे पहले केवल संघ के पास ही इसकी पहुंच थी। यहां तक कि 2 शक्तिशाली संप्रदायों और 5 पीढ़ी के आकाश कबीले ने भी बहुत लंबे समय तक इसे पाने की लालसा की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रहस्यवादी तकनीक आत्मा क्यूई पर निर्भर नहीं थी, बल्कि यह एक शारीरिक युद्ध तकनीक थी। ऐसी शारीरिक युद्ध तकनीक संघ और अन्य राजनीतिक ताकतों दोनों के लिए दुर्लभ थी। इसका नाम था सुपरनोवा। समूह साधना से पहले उन्हें राजधानी में राष्ट्रपति मंडप में इकट्ठा होना था, जहां उन्हें संघ के अध्यक्ष से प्रशंसा प्राप्त होगी। जब वांग बाओले को सूचना मिली तो वह उत्साह से भर गया। उसकी सांसें उत्तेजित हो गईं और उसकी आंखें चमकने लगीं। वह अपने कमरे में इधर उधर टहलता रहा, शांत नहीं हो पा रहा था। सुपरनोवा सुनने में तो यह वाकई बहुत शक्तिशाली लग रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत प्रशंसा भी है। ये संभावित रूप से कुछ ऐसा हो सकता है जिसे भविष्य में अनगिनत लोग बताएंगे कि कैसे अलग अलग कार्यकाल के 2 राष्ट्रपति पहली बार मिले। वांग बाओले ने संतरे के स्वाद वाला स्पिरिट पे लिया और उसे पी लिया। उसका उत्साह बढ़ गया। जब मैं उसे देखूंगा तो क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उसकी जगह मेरी होगी। वांग बाओले ने खुशी से सोचा, फिर महसूस किया कि यह कितना अनुचित होगा। उसे चिंता थी कि अगर वह सच में ऐसा कह दे तो उसके बड़े होने के क्या मौके होंगे। अपने उत्साह में उसके दिमाग में विचारों की झड़ी लग गई। उसने सोचा कि उसे क्या पहनना चाहिए, इस बात पर परेशान हो रहा था। हालांकि उसे इस मामले पर विचार करने के लिए और समय नहीं दिया गया। 3 दिन बाद समारोह के लिए रवाना होने से ठीक पहले फेडरेशन से किसी ने एक वर्दी भेजी जो फेडरेशन के 100 पौधों के लिए अनुकूलित थी। वर्दी बैंगनी रंग की थी और चमकती हुई लग रही थी।
ये स्पष्ट रूप से कोई साधारण कपड़ा नहीं था। इसे पहनने के बाद वह पतला लग रहा था। इसने उसे सुडौल बना दिया, जैसे कि एक तलवार जो म्यान से बाहर निकलने के लिए तैयार है, एक तलवार जो पहले जितनी मोटी नहीं थी। इतना सुडौल शरीर, इतना अच्छा रूप। वांग बाओले ने खुद को आईने में देखा, विकृत करने वाले फिल्टर उसकी आंखों में ही अंतर्निहित थे। वह कुछ देर तक खुद की प्रशंसा करता रहा और फिर अपने कमरे से बाहर निकलकर उस निजी क्रूजर पर चढ़ गया जो उसे राष्ट्रपति मंडप तक ले जाने वाला था और कुछ समय पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहा था। क्रूजर शहर के केंद्र में राष्ट्रपति मंडप की ओर तेजी से बढ़ा। उसी समय राजधानी शहर के चारों कोनों से अनगिनत क्रूजर राष्ट्रपति मंडप की ओर दौड़ रहे थे। 100 पौधों के अलावा मीडिया और कई महत्वपूर्ण हस्तियां भी थीं जो समारोह का अवलोकन कर रही थीं। वांग बाओले जल्द ही शहर के केंद्र में पहुंच गया। जैसे ही उसने राष्ट्रपति मंडप में कदम रखा और एक विशाल मंडप देखा जो लगभग एक महल जैसा दिख रहा था, वह अब अपने दिल में उत्साह और उत्सुकता को नियंत्रित नहीं कर सका। एक दिन उसने सोचा, वह जगह वह होगी जहां वह रहेगा, प्रशिक्षण लेगा और काम करेगा। अपने उत्साह में उसने अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने यह नहीं देखा कि 100 पौधों में से कुछ ऐसे भी थे जो उसे देखकर नाक सिकोड़ रहे थे। ली यी ने विशेष रूप से अपनी नाराजगी दिखाई। एक और युवक था जो लगभग ज़ुओ युफान के अच्छे रूप की बराबरी कर रहा था। वह कमरे में खड़ा था, संयमित और तेजस्वी, उसकी आंखों में अहंकार की झलक छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी से बातचीत करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि जब उसने झाओ यामिंग को देखा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह शब्दों से परे हैरान लग रहा था। उस क्षेत्र के चारों ओर हजारों लोग थे, जिनमें से कई लोग चुपचाप चर्चा कर रहे थे। वहां बहुत से रिपोर्टर भी थे जिन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, साथ ही बहुत से गार्ड भी थे। हर एक गार्ड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में था। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी क्यूई को दबा दिया था। वे अक्सर फेडरेशन के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ होते थे। हर ईंट की व्यवस्था और प्लेसमेंट सावधानीपूर्वक योजना का परिणाम था। पूरी जगह एक साथ सामंजस्य में आई थी। इसमें प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति एक सरणी संरचना में कदम रख रहा था। भीड़ की चर्चा, वांग बाओले के बेकाबू उत्साह और दूसरों की बदलती भावनात्मक स्थितियों के बीच प्रवेश द्वार से कई कदमों की आवाज आई। कुछ काले कपड़े पहने हुए आदमी अंदर आए और उनके पीछे एक दर्जन अन्य लोग थे। उनमें से समूह के बीच में मध्यम आयु का एक लंबा आदमी था। उसने साधारण सफ़ेद कपड़े पहने थे। काले कपड़े पहने हुए लोगों की भीड़ में वह विशेष रूप से आकर्षक था। उस आदमी के छोटे बाल थे और साथ ही एक दुर्जेय और प्रभावशाली आभा थी जो सहजता से सम्मान प्राप्त करती थी। उसने एक ऐसी आभा बिखेरी जो आश्चर्यजनक थी। ऐसा लग रहा था कि वह जगह के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम ने भीड़ को हिला दिया और उन्हें हल्का फुल्का बना दिया, और उनके शरीर के भीतर आत्मा क्यूई अनियंत्रित रूप से इधर उधर उछलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे देखते हुए किसी देवता को देख रहे हों। वह फेडरेशन के एकमात्र दिव्य आयुध का वर्तमान धारक था, वर्तमान फेडरेशन अध्यक्ष जो वाइट डियर दाओ कॉलेज से आया था। फेडरेशन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति डुआन मुके, भगवान जैसे दिखने वाले व्यक्ति के प्रवेश से पूरा राष्ट्रपति मंडप सन्नाटे में डूब गया। हजारों लोगों ने एक साथ उसके अंदर से निकलती भव्य आभा को महसूस किया। अनजाने में वे अंदर से कांपने लगे और अपना सिर नीचे कर लिया। इसका एक कारण उसका अधिकार और पद था और दूसरा कारण उसकी साधना थी। चाहे वह संघ में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति के कारण हो, दिव्य आयुध के एकमात्र धारक के रूप में हो, या राष्ट्रपति के रूप में हो, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का प्रवेश सभी के ध्यान का केंद्र था। वह सूरज की तरह चमक रहा था। 100 चुने हुए पौधे दबाव में हिल गए, उनकी भावनाएं लहरों की तरह उमड़ रही थीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे एक उग्र महासागर में एक अकेली नाव हैं। उनके भीतर एक स्वाभाविक भय और विस्मय पैदा हो गया। चाहे वह ज़ुओ युफान हो या झाओ यामिंग या फिर कोंग दाओ, जिन्हें पक्का स्थान मिला था, किसी ने भी अपने चेहरे पर कोई अन्य भावनाएं दिखाने की हिम्मत नहीं की। वे अपनी आंखों में विस्मय और सम्मान को रोक नहीं पाए। वांग बाओले ने भी प्रभावशाली आभा के नीचे अपनी सांस रोक ली। हालांकि वह अन्य पौधों से अलग था। उसकी आंखों में वही विस्मय और सम्मान था, लेकिन साथ ही उनमें एक अजीब सी झलक थी, जैसे कि वे उसके भविष्य को देख रहे हों। ऐसी अभिव्यक्ति ने उसे तुरंत बाकी लोगों से अलग कर दिया। भीड़ की निगाहों के नीचे सख्त चेहरे वाले डुआन मुके ने राष्ट्रपति मंडप में कदम रखते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया। वह 100 पौधों की ओर चला गया, उनके सामने खड़ा हो गया और उनमें से हर एक को देखा। उसकी मुस्कान गर्मजोशी और खुशी के साथ साथ स्वीकृति से भी गहरी हो गई। संघ का भविष्य तुम्हारा है। उसकी आवाज़ में प्रोत्साहन के साथ साथ स्वीकृति का भी लहजा था। वांग बाओले सहित 100 पौधों का उत्साह तुरंत बढ़ गया। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बंद की और डुआन मुके को एक गहरा प्रणाम किया। पदक लाओ, मैं उन्हें तुम्हें भेंट करूंगा। ये पदक आपकी स्थिति और फेडरेशन की आपसे स्वीकृति और अपेक्षाओं को दर्शाता है।
मुझे उम्मीद है कि आज से आप फेडरेशन के लिए कुछ असाधारण का प्रतिनिधित्व करेंगे। डुआन मुके की हंसी के बीच उनके पीछे खड़ा एक गार्ड तुरंत आगे आया और फेडरेशन द्वारा विशेष रूप से पौधों के लिए बनाए गए 100 पदक उन्हें सौंप दिए। डुआन मुके ने पदक लिए और उन्हें एक एक करके पेश करना शुरू कर दिया। हर बार जब वह किसी को पदक प्रदान करता तो वह प्रोत्साहन के शब्द कहता। उस पल के दौरान पदक प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति पर लाइमलाइट गिर जाती। वह पूरे फेडरेशन में अपने स्क्रीन के सामने कार्यक्रम देख रहे अरबों लोगों के ध्यान का केंद्र बन जाता। इस तरह के प्रस्तुति समारोह पूरे फेडरेशन में लाइव प्रसारित किए गए। अच्छा, ये युग हमारा है और आपका भी है। क्या ये छोटा यामिंग है? बुरा नहीं है, मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम अपनी माँ से आगे निकल जाओगे। कोंग दाओ, तुम्हें कड़ी मेहनत करते रहना होगा। डुआन मुके ने पदक प्रदान करते हुए समूह के पास से गुजरते हुए कहा। उसकी प्रशंसा के शब्द पूरे वातावरण में गूंज रहे थे। उसके साथ आए संघ सरकार के अधिकारियों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उनकी आंखों में प्रोत्साहन के भाव थे। जिन लोगों ने उसकी प्रशंसा और प्रोत्साहन प्राप्त किया था, वे अलग अलग स्तरों पर उत्साहित महसूस कर रहे थे। स्क्रीन के माध्यम से संघ के अरबों निवासियों की आंखों में भी यही नज़ारा दिखाई दे रहा था। ये तब तक चलता रहा जब तक डुआन मुके वांग बाओले के सामने खड़ा नहीं हो गया। वांग बाओले ने गहरी सांस ली और अपनी छाती को बाहर की ओर धकेलते हुए पूरे संघ के सामने अपना सबसे सुंदर पक्ष प्रस्तुत किया। डुआन मुके को देखने और अपने भविष्य के स्वरूप को देखने की उसकी भावना तीव्र हो गई। वांग बाओले, मैं जानता हूं तुम कौन हो। डुआन मुके ने वांग बाओले को देखा। दूसरों के सामने उसकी पिछली मुस्कान की तुलना में उसकी मुस्कान में कुछ और ही बात थी। हालांकि उसे लगा कि वांग बाओले की निगाह में कुछ अजीब था, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह आगे बढ़ा, अपना हाथ उठाया और वांग बाओले के कंधे पर थपथपाया। वह अपने पीछे चल रहे फेडरेशन के सरकारी अधिकारियों की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला। जब जनरल डेक्सी ने मुझसे वांग बाओले के बारे में बात की तो मैंने उनसे कुछ कहा। आज मैं वही दोहराने जा रहा हूं जो मैंने कहा था। फेडरेशन को 10,000 वांग बाओले की जरूरत है। जैसे ही शब्द निकले, आसपास के सरकारी अधिकारी दंग रह गए। जब उन्होंने वांग बाओले को देखा तो वे ज्यादा ध्यान देने लगे। डुआन मुके के काम और वांग बाओले की प्रशंसा के उनके शब्द स्पष्ट रूप से उन शब्दों से ज्यादा मजबूत थे जो उन्होंने बाकियों को दिए थे। उसके आसपास के दूसरे पौधों में भी बहुत से ऐसे थे जो वांग बाओले को ईर्ष्या से देखते थे। हालांकि वे अनगिनत लोगों से ऊपर उठकर यहाँ पहुंचे थे और उनमें से हर एक के पास अपने साधन और तरीके थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने दिलों में छिपाए रखा और अपने चेहरे पर कुछ भी प्रकट नहीं किया। उसी समय हजारों घरों में संघ के निवासियों ने अपनी स्क्रीन के माध्यम से इस दृश्य को देखा। उस पल पूरे संघ में आश्चर्य फैल गया। पूरे संघ में बहस की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। वह छोटा मोटा वांग बाओले है। ये वह लड़का है जिसका पक्का प्लेसमेंट हुआ था। वह उन सभी में सबसे मोटा हो सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई कितना उत्कृष्ट है, इसका उनके वजन से कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ व्यवहार स्पष्ट रूप से अलग है। पर्दे के पीछे कुछ चल रहा होगा। जबकि हजारों घरों में चर्चा जारी थी, फीनिक्स सिटी में सबसे ऊंची इमारत पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी और उस पर वर्तमान में वही दृश्य प्रसारित हो रहा था। फीनिक्स शहर से आए वांग बाओले शहर का गौरव थे। वांग बाओले के माता पिता खास तौर पर इस समय बेहद उत्साहित थे। बूढ़े वांग, हमारे बेटे ने हमें गौरवान्वित करने के लिए कुछ बढ़िया किया है। वह टेलीविजन पर है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी सराहना की जा रही है। जैसे ही वांग बाओले की मां अपने आनंदमय मूड में डूबी, उसके बगल में वॉयस ट्रांसमिशन रिंग बजने लगी। उसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। बाओले की मां, आपका बेटा असाधारण है। मैंने इसे अभी टेलीविजन पर देखा। बाओले की मां, क्या आपके बाओले की अभी भी कोई गर्लफ्रेंड है? आप मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हैं? क्यों न हम उन्हें मिलवा दें? बधाई संदेशों के साथ साथ विवाह संबंधी प्रस्तावों ने वांग बाओले की मां के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला दी। उसने बिना रुके जवाब देना शुरू कर दिया। साथ ही वांग बाओले की मां के गर्व और खुशी की तुलना में वांग बाओले के पिता तुलनात्मक रूप से शांत लग रहे थे। उसने तिरस्कार से भरी एक नज़र डाली, अपनी छाती फुला ली और अपना सिर ऊपर उठाया, फिर मुड़ा और बेडरूम की ओर चला गया। उसके कदम स्थिर थे। जैसे ही वह बेडरूम में दाखिल हुआ, उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने जल्दी से अपनी आवाज़ संचारण रिंग निकाली और अपने पुराने दोस्तों को सक्रिय रूप से संदेश भेजना शुरू कर दिया। बूढ़े झांक, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने देखा कि टीवी पर क्या चल रहा है? बूढ़े ली, हाँ, तुमने भी टीवी पर क्या चल रहा है देखा? ये कुछ भी नहीं है। तुम उस छोटे बदमाश को जानते हो। वह बचपन से ही एक होशियार बच्चा रहा है। उसमें बहुत संभावनाएं हैं। तुम एक नज़र से बता सकते हो कि वह संघ का स्तंभ बनने जा रहा है। बूढ़े सन, तुमने टीवी नहीं देखा। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम जाकर देख सकते हो। अरे हाँ, तुमने पिछली बार मुझसे जिस शादी के प्रस्ताव के बारे में बात की थी,
मुझे लगता है कि इस मामले पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। जब पूरा संघ की राजधानी में राष्ट्रपति मंडप के अंदर डुआन मुके की प्रशंसा के बाद और वांग बाओले को पदक मिलने के बाद एक गर्मागर्म चर्चा में डूबा हुआ था, तो वह उत्साह से अभिभूत था। उसे लगा कि एक दुर्लभ अवसर जो शायद फिर कभी न मिले, और उसने जल्दी से जोर से बोला, श्रीमान राष्ट्रपति, क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूँ? वांग बाओले की बारी से पहले वहाँ अन्य पौधे भी थे जिन्होंने उत्साह में डुआन मुके से कुछ सरल शब्दों का आदान प्रदान किया था। उनमें से अधिकांश ने अधिक धीमी आवाज में बात की थी, लेकिन वांग बाओले की आवाज तेज थी। डुआन मुके ने उनके अनुरोध पर ज्यादा देर तक नहीं सोचा, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यानी, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ये पद अपने ऊपर लेने और अगले कार्यकाल का संघ अध्यक्ष बनने के लिए क्या करना होगा। वांग बाओले की आंखों में एक उज्ज्वल उत्साह चमक रहा था। डुआन मुके को घूरते हुए उसका उत्साह तीव्र प्रत्याशा से रंगा हुआ था। डुआन मुके अवाक रह गया और जोर से हंसने लगा। उसके आसपास के सरकारी अधिकारी भी मुस्कुराने लगे। हालांकि हजारों लोगों में से कई और उसके आसपास के दूसरे पौधे भी अजीब भाव से वांग बाओले को घूर रहे थे। वे इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि कैसे छोटे मोटे ने कुछ पूछने की हिम्मत की। उसने अभी जो कहा था वह डुआन मुके से पूछने जैसा था कि वह फेडरेशन के अध्यक्ष का पद डुआन मुके के हाथों से कैसे छीन सकता है। और उसने ये लाइव किया था, पूरे फेडरेशन के सामने। वास्तव में यही हुआ था। फेडरेशन के कई निवासी इस दृश्य को देखने और जो कुछ कहा गया था उसे सुनने के बाद अचंभित रह गए। उन्होंने अपनी स्क्रीन पर वांग बाओले को देखा और तब महसूस किया कि बच्चा वास्तव में असाधारण था। हालांकि समस्या उतनी गंभीर नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। डुआन मुके ने वांग बाओले के सवाल को अपनी आंखों में प्रोत्साहन के साथ सहजता से स्वीकार कर लिया। अगर ऐसा दिन आता है जब फेडरेशन के लोगों ने आपको अपना अध्यक्ष चुना है, तो आप फेडरेशन के अध्यक्ष बन जाएंगे। बेशक आपकी साधना भी मेरी साधना से बढ़कर होनी चाहिए। डुआन मुके ने हंसते हुए वांग बाओले के कंधे पर फिर से थपथपाया और अगले व्यक्ति के पास चले गए। समारोह 1 घंटे तक चला और फिर आखिरकार समाप्त हो गया। पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। वांग बाओले को डुआन मुके का जवाब और वांग बाओले की अपनी महत्वाकांक्षा ने उन्हें 100 लोगों में से तुरंत अलग कर दिया। वे पूरे फेडरेशन में जाने गए और पूरे फेडरेशन के ध्यान का केंद्र बन गए। समारोह के समापन के साथ ही एकांत में सप्ताह भर चलने वाली सामूहिक साधना भी शुरू हो जाएगी। डुआन मुके के जाने के बाद शहर के बाहर सैन्य शिविरों की ओर जाने वाले एक क्रूजर ने 100 लोगों को ले जाया। वे एक ऐसी तकनीक सीखने के लिए अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे जो केवल उन लोगों के साथ साझा की जाती थी जिन्हें अंकुर का पद दिया गया था। संघ की रहस्यमय तकनीक सुपरनोवा। जिस समय वांग बाओले और कंपनी सैन्य शिविर में उतरे, संघ की राजधानी से बहुत दूर एक जंगल में दलदल के बीच में एक उड़ते हुए राक्षस की लाश दलदल में आधी डूबी हुई थी। उसकी मृत्यु हाल ही में हुई लग रही थी। उसकी लाश लगभग पूरी तरह से सड़ने वाली थी। लेकिन अचानक पक्षी की लाश के भीतर से एक पेड़ की शाखा फूट पड़ी जो ऊपर की ओर बढ़ रही थी। पेड़ की शाखा सिकुड़ गई थी और उसमें कोई जीवन नहीं था। उस पर निशान थे, लेकिन धीरे धीरे निशान मिटने लगे। शाखा की नोक से धीरे धीरे एक युवा अंकुर उगने लगा। हरे अंकुर के प्रकट होने के साथ ही एक विशाल, चौंकाने वाली आभा का विस्फोट हुआ। आभा की शक्ति फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र को पार कर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंच गई। अगर वांग बाओले, झुओ युफान और झाओ यामिंग वहां होते तो वे निश्चित रूप से महसूस कर पाते कि आभा कितनी परिचित थी। यह उस मध्यम आयु वर्ग के काले वस्त्रधारी व्यक्ति की थी जो उनसे डर गया था। ये स्पष्ट था कि जबकि वह इथरियल दाओ कॉलेज के विनाश के तहत नष्ट हो गया था, उसने अपनी मृत्यु को नकली बनाने और मौत के जबड़े से बचने के लिए कुछ तरकीबें अपनाई थीं। वह विकसित भी हो गया था और उसकी साधना का स्तर टूट गया था। वांग बाओले, हरे अंकुर के भीतर से धीरे धीरे एक चेहरा उभरा। उसके चेहरे पर डर और बर्बरता का भाव था, जैसे वह धीरे से बुदबुदा रहा हो। पूरे संघ में एक भी व्यक्ति मध्यम आयु वर्ग के काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पुनर्जन्म के बारे में नहीं जानता था। वांग बाओले का तो कहना ही क्या, जो एक क्रूजर पर था जो एक सैन्य शिविर में उतर रहा था। क्रूजर संघ की राजधानी के बाहर उतरा। धुंध भरे कोहरे के नीचे, जो किसी परिराज्य की तरह लग रहा था, एक हरी भरी भूमि थी। भूमि से बहने वाला पानी मीठा था और उसमें स्पिरिट क्यूई का भरपूर समावेश था। धुंधली भूमि के भीतर अलग अलग आकार के कई सैन्य शिविर थे जो अपने अपने काम कर रहे थे। उनका एक दूसरे से बहुत कम संपर्क था और ऐसा लगता था कि वे अलग थलग होकर काम कर रहे थे और मौजूद थे। जिस सैन्य शिविर की ओर संघ के पौधे जा रहे थे उसे 19वां शिविर कहा जाता था। 19वां शिविर संघ की राजधानी से लगभग 100 मील दूर था। इसे पहाड़ों के बीच एक कम ऊंची रिज पर बनाया गया था और एक छोटी नदी भूमि से होकर बहती थी। नदी के दोनों किनारों पर भूमि को साफ कर दिया गया था और सैकड़ों बैरक बनाए गए थे। शिविर में पूरे संघ में सबसे अधिक तकनीकी रूप से उन्नत उपकरण भी थे। साथ ही इसे एक अत्यंत व्यापक और अच्छी तरह से सुसज्जित खेती के मैदान के रूप में देखा जा सकता था।
जब वांग बाओले और कंपनी का क्रूजर उतरा तो सेना के कई लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। 100 पौधों की उत्सुकता और उनके उत्साह की तुलना में, जो अभी भी कम नहीं हुआ था, सेना के लोग सख्त चेहरे वाले और स्थिर दिख रहे थे। शुरुआती मुलाकात के बाद कोई भी शिष्टाचार का प्रयास नहीं किया गया। सैन्य कर्मियों ने समूह को सैन्य शिविर के उत्तर पश्चिमी कोने पर एक विशेष शिविर स्थल पर छोड़ दिया। साइट का क्षेत्र काफी बड़ा था और इसकी सुविधाएं व्यापक थीं। हालांकि वहां कोई सिंगल बेडरूम नहीं थे। उन्हें बिना अनुमति के विशेष शिविर क्षेत्र छोड़ने की अनुमति नहीं थी और उन सभी को उनके लिंग के अनुसार 2 बड़े बैरकों में विभाजित किया गया था। संघ के 100 पौधे बनने के बाद वे गर्वित लेकिन चतुर लोग भी थे। वे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नज़रों से छिपा नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखा और सेना की व्यवस्था को स्वीकार करने का फैसला किया। प्रस्थान करने से पहले सेना के लोगों में से एक ने समूह पर नज़र डाली और शांत भाव से बोला, आने वाले सप्ताह में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको रहस्यवादी तकनीक सिखाएगा। सुपरनोवा। सिद्धांत रूप में आपको किसी बाहरी व्यक्ति के साथ तकनीक साझा करने से मना किया जाता है। हालांकि संघ के लिए ऐसी चीज़ों को होने से रोकना असंभव है, लेकिन अगर हम आपको ऐसा करते हुए पाते हैं तो चाहे आप कोई भी हों, चाहे आप कहीं से भी आए हों, आपको मृत्युदंड का सामना करना पड़ेगा। वांग बाओले ने सेना से आने वाले शब्दों पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसे याद कर लिया। हालांकि उसके आसपास के सैकड़ों पौधों में से कई को जो कहा गया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला, वापस आएं और आराम करें। आपको इस साइट को छोड़ने की अनुमति नहीं है। कल सुबह हमारी सूचना मिलने के बाद आपको 30 सेकंड के भीतर यहां इकट्ठा होना है। सेना के उस व्यक्ति ने इस बात की परवाह नहीं की कि संघ के पौधे क्या सोच रहे थे और अपनी बात खत्म करने के बाद वह जाने के लिए मुड़ा। जाने से पहले उसकी नज़र अनजाने में वांग बाओले पर पड़ी। वह मेरी ओर देख रहा है। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं। उसे लगा कि उसका सेना के साथ एक खास रिश्ता है। उत्सुकतावश वह अन्य नर पौधों के पीछे पीछे उनकी बैरकों में चला गया। बैरक अपेक्षाकृत विशाल थे और अंदर 100 से ज्यादा बिस्तर थे। कम साज सज्जा के बावजूद ये बेहद साफ सुथरा था। इसे नीले और सफ़ेद रंग से रंगा गया था। बैरकों में खड़े होने पर कोई भी व्यक्ति आराम और सुकून की अनुभूति का अनुभव कर सकता था, साथ ही उसके मन में अनुशासन और आज्ञाकारिता की भावना भी उभर रही थी। जल्द ही सभी ने अपने अपने बिस्तर चुन लिए और एक दूसरे को जानने लगे। ये स्पष्ट था कि चयन दौर के दौरान वे एक दूसरे से परिचित हो गए थे। हंसी और बातचीत की आवाज़ तेज होती गई। जल्द ही सभी अपने बिस्तर के पास से उठकर दूसरों के पास चले गए, अभिवादन किया और दिलचस्प कहानियां साझा कीं। केवल वांग बाओले और कोंग दाओ, जो जोड़ी ने प्लेसमेंट की पुष्टि की थी, हाशिए पर गिर गए। बाकी लोग अनजाने में उन्हें बहिष्कृत और अनदेखा करते दिखे। कोंग दाओ को दूसरों के साथ इस तरह की बातचीत करने की आदत थी। वह स्वाभाविक रूप से एकाकी था और दूसरों की राय से अप्रभावित था और वह अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था। वह ठंडा और घमंडी था। जहां तक वांग बाओले का सवाल है, वह स्वाभाविक रूप से मिलनसार था। झुओ युफान को ढूंढने के बाद उसने बाकी लोगों से भी बातचीत शुरू कर दी। हालांकि जल्द ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लोग सभ्य और विनम्र लग रहे थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से तिरस्कारपूर्ण भी लग रहे थे। जैसे ही वह गंभीरता से इस बारे में विचार कर रहा था कि क्या उसे बैरक के भीतर लोगों के समूह के साथ दोस्ताना, सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी सामाजिक स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए, बैरक के बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी। बाओले, क्या तुम अंदर हो? आवाज़ गूंजी। बैरक के प्रवेश द्वार से 7 से 8 लोग अंदर आए। वे सभी सैन्य शिविर के सैनिक थे और जब उन्होंने वांग बाओले को देखा तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। यह आप लोग हैं? वांग बाओले के विचार तुरंत रुक गए। उसने देखा और उन्हें पहचान लिया था। वे सभी गढ़ के सैनिक थे। वह आश्चर्यचकित और खुश होकर उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ा और उन सभी को गले लगा लिया। आसपास के सैकड़ों पौधों की हंसी और घूरने के बीच सैनिकों ने वांग बाओले को बैरक और कैंपसाइट से बाहर खींच लिया, विशेष क्षेत्र को छोड़ने और अपने स्वयं के बैरक में जाने पर प्रतिबंध हटा दिया। जिस नियम के तहत किसी को बाहर जाने से रोका जाता था, वह स्पष्ट रूप से वांग बाओले के मामले में लागू नहीं होता था। उसे हरी झंडी मिल गई थी और यहाँ तक कि क्षेत्र की रखवाली करने वाले सैनिकों ने भी उन्हें केवल एक नज़र देखा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ सूचना मिली है। समूह को रोकने के बजाय वे दयालुता से मुस्कुराए। वांग बाओले उपचार में अंतर महसूस कर सकता था और उसका उत्साह बढ़ गया। उसे यह जानने के लिए अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि सेना के साथ उसके रिश्ते ने ऐसा किया था। वास्तव में उसने अनुमान लगाया कि बाओले तोप ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। रास्ते में उनकी हंसी और मजाक की आवाज़ पूरे कैंप में गूंज रही थी। वांग बाओले को पता चला कि 20 टाइट के समाप्त होने के बाद 7वें प्राथमिक गढ़ से कई सैनिकों को आराम करने और फिर से संगठित होने के लिए संघ की राजधानी में वापस स्थानांतरित कर दिया गया था। यही कारण था कि वे वहां आए थे। 20 टाइट का जिक्र सुनकर वांग बाओले का मूड खराब हो गया।
वह खुद को रोक नहीं सका, हालांकि अपने दोस्तों से फिर से मिलने की खुशी ने उसे घर में हुई लड़ाई की यादों को जल्दी ही भुला दिया। वान बाओले के दोस्तों द्वारा परिचय कराए जाने पर कई और सैनिक उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगे। कुछ सैन्य कमांडरों ने, खास तौर पर, बाओले तोप के बारे में सुना था और वान बाओले के साथ वास्तव में दोस्ताना व्यवहार किया। जबकि संघ के अन्य सदस्यों को पता चला कि क्या हुआ था और वे इस अन्याय से खिन्न थे, वान बाओले ने बाहर सैनिकों के साथ शानदार भोजन किया। अंत में उसने अपना पेट थपथपाया और चांदनी के रास्ते से वापस अपने बैरक में चला गया। जब वह वापस लौटा तो बाकी लोग ध्यान में पैर मोड़कर बैठे थे। वान बाओले ने डकार ली और अपने बिस्तर पर वापस आ गया। वह अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया, झुओ यीफान की ओर एक भान उठाए और एक चिकन ड्रमस्टिक फेंकी। झुओ यीफान ने ड्रमस्टिक को पकड़ लिया, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह एक पल के लिए झिझका, वान बाओले की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसने ड्रमस्टिक खा ली। मैं इसे ही अच्छा दोस्त कहता हूँ। वान बाओले ने हंसी उड़ाई। उसने कुछ स्नैक्स निकाले और उन्हें भी आगे बढ़ा दिया। फिर उसने आइस स्पिरिट वाटर की एक बोतल निकाली, एक बड़ा घूंट लिया, फिर अपनी आंखें बंद की और अपना ध्यान शुरू किया। हालांकि कमरे में बहुत सारे लोग थे। वान बाओले चाहे कितने भी अनजान और बेशर्म क्यों न हो, फिर भी उसे अपने ध्यान में पूरी तरह डूबना मुश्किल लग रहा था। वह जो सबसे अच्छा कर सकता था वह था अपनी 5 इंद्रियों और अपने भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता को बनाए रखना, जबकि एक हद तक एक चरम आध्यात्मिक अवस्था को बनाए रखना। रात बीत गई। अगली सुबह वान बाओले ने अचानक अपनी आंखें खोली क्योंकि हवा में घंटी बजने की आवाज़ आई। बाकी लोग अपने ध्यान से उठे और बाहर भागे। जब वे बाहर निकले तो महिला साधक भी अपने बैरकों से बाहर भागीं। पूरी प्रक्रिया में 30 सेकंड से भी कम समय लगा। सभी लोग चौक पर खड़े थे। जैसे ही वे सब इकट्ठे हुए, दूर से एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी पीठ पर कुबड़ापन था और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे हुए थे। वह धीरे धीरे चला और उसके पीछे सैन्य वर्दी में 2 अधेड़ उम्र के आदमी थे। एक ऐसा आभामंडल जो बुजुर्ग आदमी के आगमन के साथ ही फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र से कहीं ज्यादा था और बिना किसी रोक टोक के फैल गया। एक भव्य आभामंडल वान बाओले और बाकी लोगों पर एक विशाल पर्वत की तरह दबाव डाल रहा था। वे अंदर तक हिल गए और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वान बाओले के लिए भी यही स्थिति थी। उसने कई कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों का सामना किया था और तुरंत यह निर्धारित कर सकता था कि बुजुर्ग का साधना स्तर बिना किसी संदेह के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में था। बुजुर्ग समूह से पहले आ गया। उसकी आंखें मुश्किल से खुली हुई लग रही थीं। उसने शिष्टाचार की परवाह नहीं की और कर्कश और सीधे तरीके से बोला, मैं फेडरेशन पुजारी सू होंगफेई हूँ। मुझे आपको रहस्यवादी तकनीक सिखाने का काम सौंपा गया है। सुपरनोवा का मतलब है कंपन करते समय एक विशेष आवृत्ति लागू करना और अपने पूरे शरीर की शक्ति का पूरा उपयोग करना और उस शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करना। अंतिम विनाश तकनीक। तकनीक केवल पहला कदम है, दूसरा है आपकी युद्ध की मंशा। याद रखें, सुपरनोवा तभी संभव है जब मुख का सितारों को चकनाचूर करने और उसके पीछे के आकाश को कुचलने के लिए युद्ध की मंशा का वजन रखता हो। अब ध्यान से देखो, बुजुर्ग ने शांति से कहा। फिर उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उस पल में वे 2 चमकीले जलते हुए तारों की तरह थे। एक विशाल और भारी शक्ति अचानक लहरों में उसके शरीर से उठी, जैसे कोई फटता हुआ ज्वालामुखी हो। वह उस पल अचानक एक तरफ हट गया और उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा। उसका पूरा शरीर एक धनुष की तरह था जो स्वाभाविक रूप से फैला हुआ था। फिर उसकी मुट्ठी आसमान की ओर गरजती हुई उठी। गड़गड़ाहट की आवाज ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और सभी के कानों में तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी, जबकि विस्फोट की लहरें पूरे आकाश में फैल गईं। जैसे ही गूंज गूंजी और वापस लौटी, अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा भंवर दिखाई दिया जो तेजी से फैल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसमें सब कुछ चीर कर रख देने की शक्ति है। तेज हवाएं कहीं से भी प्रकट हुईं। बुजुर्ग हवा की आंख में खड़ा था जो चारों तरफ फैल गई और वार करते हुए वान बाओले और अन्य लोगों को अस्थिर कर दिया। वे सभी डर और सदमे में थे क्योंकि वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और पीछे गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने खड़ा बुजुर्ग अचानक एक क्रूर राक्षसी प्राणी में बदल गया था जो सूरज के नीचे सब कुछ निगल जाना चाहता था। धरती को हिला देने वाली बिजली आकाश से गिरी। इसकी गड़गड़ाहट से पूरे वायु में प्रतिध्वनि की भयंकर लहरें उठीं। वान बाओले सहित 100 पौधे पूरी तरह हिल गए। यह आंशिक रूप से बुजुर्ग व्यक्ति की स्थिति के कारण था। पुजारी शब्द ने उनकी कल्पना को जगा दिया और आंशिक रूप से सुपरनोवा की शानदार शक्ति के कारण जो उसने उन्हें दिखाई थी। वह सुपरनोवा है। क्या भौतिक शरीर अकेले ही इतनी शक्ति और क्षति पैदा कर सकता है? प्रशिक्षक ने अभी कहा कि यह अंतिम विनाश की तकनीक है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह साधना स्तरों में शक्ति के अंतर को दरकिनार कर सकता है? ये कहना मुश्किल है। ये सुपरनोवा वास्तव में एक सच्चे श्वास क्षेत्र के साधक को, एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक को हराने की अनुमति दे सकता है। उनकी आंखों में तुरंत एक उग्र उत्साह दिखाई दिया।
सुपरनोवा की शक्ति से हर कोई चकित था। उन्होंने इसे भय और सावधानी के साथ साथ तीव्र भूख के साथ देखा। वान बाओले ने धीरे से सांस ली और शांत हो गए। उन्हें किसी तरह लगा कि सुपरनोवा में 9 इंच की स्पिरिट रूट की ज्वारीय तकनीक के साथ कुछ समानताएं हैं जिसकी उन्होंने नकल की थी। एक हद तक सुपरनोवा ज्वारीय तकनीक का एक उन्नत संस्करण लग रहा था। प्रशिक्षक का शरीर पहले कंपन कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक महासागर में बदल गया हो, अपने पूरे शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों को नियंत्रित कर रहा हो और ज्वारीय लहर बनाने के लिए भौतिक मास की शक्ति का उपयोग कर रहा हो। ये समान था, लेकिन जब उसने प्रहार किया तो ये बहुत अधिक जटिल था। उस विचार पर वान बाओले का दिल तेजी से धड़कने लगा। दूसरों की तुलना में वह ज्वारीय तकनीक के साथ अधिक अनुभवी था। केवल छोटे प्रदर्शन के साथ वह पहले से ही उत्सुकता से अपना दाहिना हाथ उठा रहा था और सहज रूप से इसका परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये स्पष्ट था कि सुपरनोवा की तकनीक और रहस्य कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक ही प्रदर्शन से आसानी से समझा जा सके। इसके कामकाज के बारे में उनके ज्ञान के बावजूद वान बाओले के परीक्षण पंच ने महत्वपूर्ण परिणाम नहीं दिखाए। उसके प्रयास ने बुजुर्ग प्रशिक्षक का ध्यान आकर्षित नहीं किया। 100 लोगों में से 1 दर्जन अन्य लोग थे जिन्होंने वान बाओले की तरह अपनी मूर्ति खींची और वही प्रयास किया। हालांकि उनमें से कोई भी अपने पहले प्रयास में सुपरनोवा के कामकाज को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। मैं आपको बाद में तकनीक की ज़ेड स्लिप दे दूंगा। अगले 7 दिनों में मैं हर दिन एक बार तकनीक का प्रदर्शन भी करूंगा। सप्ताह समाप्त होने के बाद अंतिम परीक्षा होगी। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि यदि आप इस तकनीक को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं तो आप फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के करीब पहुंच सकते हैं। यदि आपके पास अपनी वर्तमान साधना के साथ सभी आवश्यक मानदंड हैं तो आपके लिए फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में किसी को हराना असंभव नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति ने शांत भाव से कहा। उसकी नज़र भीड़ से हट गई। वह अप्रत्याशित रूप से हंसा और अपने दाहिने हाथ को पलटा तो उसकी हथेली में एक गोली दिखाई दी। गोली सफ़ेद रंग की थी और एक स्पिरिट स्टोन में लिपटी हुई थी और इससे एक तेज़ खुशबू आ रही थी जो पूरे चौक में फैल गई। जिस किसी ने भी इसकी खुशबू को महसूस किया उसका रक्त संचार अनियंत्रित रूप से तेज हो गया। ऐसा लग रहा था मानो इस गोली में जीवन की अद्भुत शक्ति समाहित है। एक बार इसे लेने के बाद ये किसी के शरीर को बहुत बढ़ा देगा। ये है शरीर को मजबूत बनाने वाली आज़ादी की गोली। इसे फेडरेशन के कीमिया साधकों द्वारा परिष्कृत नहीं किया गया है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो चांद पर बचे हुए टुकड़ों में पाया गया था। उनमें से बहुत से अस्तित्व में नहीं हैं। फेडरेशन के कीमिया साधक इसे दोहराने में सक्षम नहीं हैं। इसका कारण यह है कि इसमें कुछ मुख्य तत्व हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। इस गोली के गुण असाधारण हैं। जब फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में कोई इसे लेता है तो यह उसकी साधना को अगले स्तर तक ले जा सकता है। साथ ही यह आपकी शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ा सकता है। ये सुपरनोवा सीखने में आपकी बहुत मदद करेगा, बुजुर्ग ने कहा। तुरंत वान बाओले सहित 100 में से हर एक अंकुर ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। वान बाओले की आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो वे उस आदमी में छेद कर रही हों। जिस क्षण बुजुर्ग आदमी ने गोली निकाली उससे तुरंत उसकी गंध आ गई। एक सहज भूख ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। वह बेवजह गोली की ओर खींचा चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर यह महसूस कर रहा था कि एक बार गोली निगलने के बाद गोली उसके शरीर को अगले विकासवादी स्तर पर ले जाएगी। हालांकि ऐसी गोलियां बहुत कम हैं। आप में से हर किसी को एक गोली देना असंभव है। मेरे पास अब सिर्फ एक गोली है। इसलिए सूर्यास्त के समय जो व्यक्ति खड़ा रहेगा उसे ही यह शरीर को मजबूत बनाने वाली आज़ादी की गोली मिलेगी। जैसे ही उसके शब्द निकले 100 पौधे तुरंत जाग गए। उनकी आंखें चमक उठीं। उनमें से कई लोगों के लिए वे अपने गृहनगर और कॉलेजों में सबसे बेहतरीन थे। वे स्वाभाविक रूप से गर्वित और कुछ हद तक आत्मविश्वासी थे। इसलिए वे इस तरह की प्रतियोगिता के विचार से असहज महसूस नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए तैयार होने लगे थे। बेशक हर किसी का व्यक्तित्व अलग अलग था और इसलिए उनकी मनस्थिति भी अलग अलग थी। कुछ लोग थे जो दबी आवाज़ में चर्चा कर रहे थे, स्पष्ट रूप से अस्थायी गठबंधन और साझेदारी बनाने का इरादा रखते थे। कुछ ऐसे भी थे जो अकेले भेड़ियों की तरह थे, उनकी आंखों में भयंकर चमक थी। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कई योजनाएं और रणनीतियां गढ़ी हुई थीं, यहाँ तक कि वे अपने समर्थन करने वाली राजनीतिक ताकतों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे बाहरी तरीकों से गोली पर अपना हाथ रख सकें। जल्द ही अधिक उग्र स्वभाव वाले लोगों ने हमला कर दिया। एक पल में क्षेत्र में अराजकता फैल गई। कुछ लड़े, कुछ पीछे हट गए और कुछ ने दूसरों के साथ गठबंधन किया। पलक झपकते ही एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। वान बाओले के बगल में खड़ा व्यक्ति संयोग से उग्र स्वभाव का था। उसने बिना कोई चेतावनी दिए वान बाओले की ओर मुक्का मारा। मेरे पीछे छिपकर मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो मुझ पर चुपके से हमला करते हैं, वान बाओले ने गुस्से से कहा। उसने चकमा नहीं दिया और इसके बजाय अपने पैर को आगे की ओर फेंका। उसका पैर दूसरे व्यक्ति की मुट्ठी से जा टकराया।
उनके टकराने की आवाज़ सुनकर उग्र स्वभाव वाला युवक जल्दी से पीछे हट गया और उसके चेहरे पर भाव एक पल में बदल गए। उसने वांग बाओले को जो नज़र दी वह सदमे और सावधानी से भरी हुई थी। उसने उनकी लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय मुड़ा और किसी और की ओर भागा। जब वांग बाओले ने दूसरे युवक को विनम्रतापूर्वक पीछे हटते देखा तो वह खर्राटे लेने लगा और उसकी आंखों में रोशनी की एक झिलमिलाहट चमक उठी। वह गोली पर अपना हाथ रखने के लिए दृढ़ था और वह जानता था कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो गोली पर उसका कब्जा सुरक्षित नहीं रह सकता। एकमात्र उपाय ये था कि एक पल में सभी अन्य चुनौती देने वालों को खत्म कर दिया जाए। बूढ़े आदमी ने कहा, अकेला व्यक्ति खड़ा रह गया है तो जब तक बाकी लोग खड़े नहीं हो पाते तब तक ये मायने रखेगा। ये सोचते ही वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। उसकी साधना में हलचल मच गई। उसके शरीर के भीतर की म्यान कांप उठी। एक पल में 9 मच्छर उड़कर बाहर आ गए। वे अचानक वांग बाओले के चारों ओर दिखाई दिए और उसके मन में कहे गए आदेश के साथ वे उसके आसपास के लोगों की ओर तेजी से बढ़े। वांग बाओले ने ग्रे मच्छर को नहीं छोड़ा। आखिरकार उसने इसकी क्षमताओं का परीक्षण नहीं किया था। अगर यह गलती से संघ के बाकी पौधों को मार देता तो यह विनाशकारी होता। जाओ, उनके तलवों को काटो। मैं चाहता हूं कि वे अपने पैरों पर खड़े न हो सकें। हवा में भिनभिनाते हुए 9 मच्छर तितर बितर हो गए और 90 से ज्यादा लोगों की ओर तेजी से बढ़े। वे छोटे, बेहद फुर्तीले और बहुत तेज थे। पलक झपकते ही एक मच्छर व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के एक अनजान साधक के पैरों के नीचे से उड़कर आया जो पीछे हट रहा था। उसने साधक के जूतों की अनदेखी की। उसका सुई जैसा मुंह सामग्री में घुस गया और डंक मार दिया। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के साधक ने शुरू में कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा और वह पीछे हटने के लिए तैयार हुआ उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसके तलवे के बीच से एक असहनीय खुजली उभरी और उसके पूरे शरीर में फैल गई। वह बुरी तरह से कांपने लगा। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। जब उसे अपने दूसरे पैर से भी वही असहनीय खुजली महसूस होने लगी तो उसने खुजली को सहने का इरादा किया। शुरू में खुजली बमुश्किल बर्दाश्त की जा रही थी। हालांकि ये जल्द ही एक लहर के बाद एक बढ़ती हुई ज्वार की तरह तीव्र हो गई, तीव्रता में तेजी से बढ़ती गई। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के साधक ने चौंक कर गहरी सांस ली, जमीन पर जोर से बैठ गए और अपने जूते उतार दिए। उसने अपनी पूरी ताकत से खुजलाना शुरू कर दिया। खुजली हो रही है, क्या हो रहा है? बुजुर्ग व्यक्ति की अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी क्योंकि वह अराजक दृश्य देख रहा था। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह मुड़ा और अन्य 2 सैन्य अधिकारियों के साथ बाहर की ओर बढ़ गया। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं गया इससे पहले कि उसके पीछे क्रोध की दहाड़ें और सदमे की सांसें फूट पड़तीं। मुझे भी काटा गया है। धिक्कार है, यहाँ वास्तव में मच्छर हैं। मुझे भी काटा गया है। बहुत खुजली हो रही है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोगों को भी काटा गया है। यह एक साजिश होनी चाहिए। स्तब्ध चीखों और सांसों के बीच 1 दर्जन से अधिक लोग बैठ गए थे और अपने जूते उतार दिए थे और जोर जोर से खुजला रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे खुजली बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि ऐसा था कि ये पूरी तरह से असहनीय था। यहाँ तक कि अकेला भेड़िया कोंग दाओ भी अपने चेहरे पर कई अभूतपूर्व भावों को बदलते हुए पागलों की तरह खुजला रहा था। इस विचित्र दृश्य ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया जो वहां से जाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे खड़े 2 सैन्य अधिकारियों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली थीं। उनके चेहरे पर एक अचंभित भाव था। संघ के 100 पौधे जो एक पल पहले तक अपने विलक्षण व्यक्तित्व की तरह गर्व से खड़े थे, अपने जूते उतारकर फर्श पर बैठे थे, पागलों की तरह खुजला रहे थे। ये परिवर्तन बहुत अचानक और अप्रत्याशित था। अगर यह पुरुष साधक होते तो ठीक होता, लेकिन पुरुष और महिला दोनों ही मच्छरों के निशाने के दायरे में आते थे। परिणामस्वरूप कई युवतियों के चेहरे पर भाव बदलते देखे जा सकते थे, उसके बाद उनके शर्मीले शर्मिंदा होकर अपने जूते खुजलाते हुए। हालांकि वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए और जल्द ही जमीन पर बैठ गए, अपने जूते उतार दिए, चिकने कोमल पैर दिखा दिए और उनके चेहरे लाल हो गए, उनके कान गर्म हो गए और घबराहट बढ़ती जा रही थी। वे भयंकर रूप से खुजलाने लगे। ली ये भी उनमें से एक थी। जितना वह खुजलाती, खुजली उतनी ही बढ़ती जाती। वह पागल होने वाली थी। एक नज़र में कोई भी नंगे पैरों के अनगिनत जोड़े देख सकता था। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही बुजुर्ग आदमी ने देखा, 1 दर्जन से ज्यादा लोग डर के मारे चिल्लाने लगे और फिर पैर खुजाने वाले पौधों की सेना में शामिल हो गए। मैंने एक को मार दिया। ये निश्चित रूप से असली मच्छर नहीं है। कौन आदमी हमारे पीछे छिपकर आ रहा है? लानत है, मुझे कभी भी अपने हाथ नहीं लगाने दो। अगर तुम सच में इतने अच्छे हो तो हमारे साथ लड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने भयानक और खतरनाक मच्छरों को छोड़ने की? बहुत जल्दी बढ़ते डर और आतंक के बीच पूरे समूह के 9/10वें हिस्से गिर गए थे। वे खरोंचते और गालियां देते और सभी तरह के गुस्से से चिल्लाते और चीखते थे। उनकी उग्र आवाज़ें चारों कोनों में लहरों की तरह फैल गईं।
उनमें से हर एक की नसों में गुस्सा था और उनकी आंखों में क्रोध जल रहा था। उनकी नज़र उन 3 लोगों पर पड़ी जिन्हें काटा नहीं गया था और वे खड़े थे। उनमें से एक उलझन में था ज़ुओ यफ़ान, दूसरा झाओ यामिंग जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, और तीसरा जो खुद से वाकई बहुत खुश दिख रहा था, वांग बाओले। वांग बाओले ने अपने आसपास के लोगों की निगाहों को अनदेखा कर दिया। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे क्रॉस करके उसने झुओ यिफान और झाओ यामिंग को देखा, जिन्हें पता चल गया था कि समस्या कहाँ है और वे उसकी ओर देख रहे थे। वांग बाओले ने अपने आसपास से आ रही दर्दनाक चीखों और गुस्से भरी दहाड़ के बीच शर्मिंदगी से बात करने से पहले अपना गला साफ किया। अच्छा यिफान, यामिंग, हम दोस्त हैं, तुम समझ रहे हो। जिस क्षण वांग बाओले ने बात की, आसपास के लोग जो अपनी खुजली मिटा रहे थे, अपनी आंखों में गुस्से के साथ उस पर जोर से चिल्लाए। वांग बाओले, तुम बेशर्म हो। वांग बाओले, यह अंत नहीं है। बेशर्म और नीच। वांग बाओले, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ली यी और कंपनी भी भीड़ के बीच गुस्से से चिल्ला रहे थे। स्थापित द्वेष नई बनी नफरत के साथ मिल गया और फूट पड़ा, सभी दिशाओं में फैल गया। झुओ यिफान ने उन सभी गुस्साए लोगों को देखकर जोर से हंसा, जो खुद को खरोंचना बंद नहीं कर पा रहे थे। उसने अपने कानों तक एक हल्की भनभनाहट की आवाज़ सुनी और वह निर्णायक रूप से अपने पैरों को मोड़कर फर्श पर बैठ गया। झाओ यामिंग ने एक गहरी सांस ली। हालांकि वह हमेशा शांत रहती थी, लेकिन वह वांग बाओले को घूरने से खुद को रोक नहीं पाई और फिर बैठ गई। पूरे पब्लिक स्क्वायर में फेडरेशन के सैकड़ों पौधों के बीच वांग बाओले ही एकमात्र व्यक्ति था। उसने जल्दी से और ऊर्जावान तरीके से अपना सिर घुमाया, बुजुर्ग और 2 अधिकारियों को देखा जो अचंभित थे, और जोर से चिल्लाया, सर सर, सूर्यास्त तक इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे सभी गिर गए हैं और मैं जीत गया हूँ। दोनों अधिकारियों के चेहरे पर अजीब से भाव थे, क्योंकि वे अपने चारों ओर लोगों को देख रहे थे और फिर वापस वांग बाओले को देख रहे थे। बुजुर्ग, जिसने स्थिति देखी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वांग बाओले की बातें सुनकर उसके चारों ओर सांग के पौधे और भी अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने कांपते शरीर को खुजलाया और गुस्से से दहाड़ने लगे। ये गिनती में नहीं आता। यह अंत नहीं है महोदय, वांग बाओले ने धोखा दिया। अलग अलग आवाज़ें उभरी और वांग बाओले ने भौहें उठाईं, क्योंकि उसने अपने आसपास के लोगों को देखा जो खुद को खुजला रहे थे। उसने झुंझलाहट में अपने हाथ ऊपर उठाए। मेरे साथी दाववादी, इसका क्या मतलब है? मैं दयालु हूं और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे आप सभी को ठेस पहुंचे। वांग बाओले भावुक होकर बोल रहे थे, जब 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के एक लंबे चेहरे वाले युवक ने अपनी आवाज़ में गुस्से के साथ उन पर जोर से चिल्लाया। चुप रहो, वांग बाओले। ये बेशर्म तरीके तुम्हें जीत नहीं दिलाएंगे। बुराई कभी न्याय पर विजयी नहीं होगी। नियमों ने सूर्यास्त को समय सीमा के रूप में सूचीबद्ध किया है और समय अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। हम अभी भी खड़े हो सकते हैं। लंबे चेहरे वाला युवक दहाड़ते हुए खुद को और जोर से खुजला रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। अगर उसकी निगाहें मार सकती तो वांग बाओले बेशक मर जाता। ये देखकर कि वह जिस भावना को जगाने की कोशिश कर रहा था वह कैसे टूट गई, वांग बाओले ने देखा और तुरंत पहचान लिया कि जो व्यक्ति चिल्ला रहा था वह वही था जिसने पिछली रात उसके प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया था। उसने गुनगुनाया और लंबे चेहरे वाले युवक की ओर इशारा करते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया। तुरंत 9 मच्छर तेजी से युवक की ओर बढ़े। नहीं, जैसे ही लंबे चेहरे वाला युवक सदमे में चिल्लाया, 9 मच्छर बहुत तेज गति से उसके पास आए, उसकी ओर झपट्टा मारा और उसे पागलों की तरह काटने लगे। दर्दनाक चीखें गूंजी, लेकिन ये सब कुछ ही क्षणों तक चला। जब 9 मच्छर आखिरकार उड़ गए तो लंबे चेहरे वाला युवक सूजन के कारण गोल मटोल हो गया था। उसका पूरा शरीर एक बड़ी गांठ में बदल गया था। वह अपने आसपास की दुनिया को अचंभित होकर देखता रहा, मानो वह पहले ही अपनी सारी इंद्रियां खो चुका हो। वह दृश्य इतना भयावह और भावनात्मक रूप से आघात पहुंचाने वाला था कि जिसने भी इसे देखा वह स्तब्ध रह गया। वे दबी जुबान में बुदबुदा रहे थे कि यह कितना क्रूर था। जब उन्होंने वांग बाओले को देखा तो उनकी निगाहों में भी डर का भाव था, क्योंकि उनकी आंखों में उस युवक के प्रति उसकी प्रतिक्रिया बेहद क्रूर थी। साथ ही जो लोग पहले गुस्से में बोल रहे थे वे भी तुरंत चुप हो गए। वे इस डर से एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो उनका परिणाम भी उतना ही भयानक होगा। मैं अभी जो कह रहा था उसे जारी रखते हुए, साथी दाववादी, मैं एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति हूं जो किसी को भी चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। भीड़ से बात करते हुए वांग बाओले भावनाओं से भरे हुए थे। ये देखते हुए कि कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, वह प्रसन्न हुआ। मुझे पता है कि हर कोई मेरे लिए एक अच्छा भाई और बहन है। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मैं सभी को एक दावत दूंगा। जो भी आप खाना चाहते हैं खाएं और चिंता न करें, मैं इसका भुगतान कर सकता हूँ। वांग बाओले ने उत्साह से अपना हाथ हिलाया, अपना सिर घुमाकर स्तब्ध बुजुर्ग और अधिकारियों को प्रत्याशा और उत्साह के साथ देखा। ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग अपना ध्यान खो चुके थे।
कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए शरीर को मजबूत बनाने वाली आज़ादी की गोली वांग बाओले की ओर फेंक दी। गोली को पकड़ने के बाद वांग बाओले खुशी से मुड़े और चले गए। इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें बैरक में वापस क्यों नहीं लौटना चाहिए। अगर वह लौटते हैं तो जब सभी ठीक हो जाएंगे तो वे निश्चित रूप से उनसे बदला लेंगे। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद वांग बाओले ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें ऐसा करने का अवसर नहीं देना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी आवाज़ संचारण रिंग निकाली ताकि वे योद्धाओं से संपर्क कर सकें जिनके साथ वे पिछली रात एकत्र हुए थे, ताकि वे उन्हें अपने बैरक में ले जा सकें और उन्हें एक रात के लिए वहां रहने दें। ठीक उसी तरह जब वे नए बैरक में पहुंचे तो वांग बाओले ने एक शांत क्षेत्र पाया और योद्धाओं की सुरक्षा में शरीर को मजबूत बनाने वाली आज़ादी की गोली निगल ली। जैसे ही गोली उनके शरीर में घुली, वांग बाओले के शरीर में एक खतरनाक शक्ति का विस्फोट हुआ जो तेजी से फैल रही थी। वे पहले ही सच्ची सांस के क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे और गोली निगलने के बाद उनकी साधना में उल्लेखनीय वृद्धि जारी रही। यह विशेष रूप से उनके भौतिक शरीर के लिए था, जिसने गोली के लगातार उनके शरीर में घुलने के कारण धीरे धीरे लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुभव किया। उनकी हड्डियां मजबूत हो गईं और उनकी मांसपेशियां मजबूत हो गईं। यहाँ तक कि उनके शरीर में घूमने वाला रक्त भी बदल गया था, जो बेहद चिपचिपा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके रक्त की एक बूंद पूरे पानी के टैंक को भर सकती है। उसी समय उसकी धड़कन और भी तेज हो गई। हर बार जब वह धड़कता तो उसका बल बहुत ज्यादा होता। जैसे जैसे वह उसके पूरे शरीर में फैलता, वह कांप उठता। यहाँ तक कि वांग बाओले की आत्मा भी धीरे धीरे तरंग सिद्धांत के अनुसार समायोजित हो गई। आखिरकार वांग बाओले, जो अपने पैरों को क्रॉस करके ध्यान कर रहा था, अपने शरीर के भीतर से तेज धमाके पैदा कर रहा था। उसकी रक्षा कर रहे सभी योद्धाओं के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभरीं। उनकी सुरक्षा सर्वव्यापी थी क्योंकि वे वांग बाओले की साधना प्रक्रिया को बाधित करने वाली किसी भी चीज को रोकने के लिए अत्यंत सतर्कता के साथ आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और दोपहर करीब आती गई, वांग बाओले के मच्छरों द्वारा काटे गए साधक लंबे चेहरे वाले युवक को छोड़कर चीख होने लगे थे। वे सभी बेहद थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध और गुस्सा भरा हुआ था। पूरी दोपहर तक इसे रोके रखने के बाद वे सभी ज्वालामुखी की तरह फटने वाले थे। वांग बाओले को ढूंढो, मैं उसे मारना चाहता हूँ। अगर मैं वांग बाओले को इस हद तक न पीटूं कि उसकी माँ भी उसे न पहचान पाए तो मेरा उपनाम सन नहीं होगा। साथ ही दाववादियों, हमें एकजुट होकर एक स्वर में प्रतिरोध करना चाहिए। आज वांग बाओले विरोधी गठबंधन बन गया है। तुम सभी लड़के बहुत दयालु और नर्म दिल वाले हो। अगर मैं होता तो मैं कहता कि हम उसे पकड़कर बधिया कर देते। संघ के सभी अंकुर युवा थे, जिनमें सबसे बड़ा 20 साल का था। अपने गुस्से में युवा और जोशीले लोगों ने बाहर निकलकर वांग बाओले की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उनकी खोज व्यर्थ थी। जल्द ही उनमें से कुछ को खबर मिली कि वांग बाओले पहले ही निकल चुका है और खेती शिविर के बाहर एक बंद बैरक में छिपा हुआ है। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, उस जगह की रखवाली कर रहे योद्धाओं ने तुरंत उन्हें रोक दिया। एक अधिकारी ने बाहर निकलकर गुस्से में चिल्लाया, शिविर बंद है और कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो इसकी शिकायत फेडरेशन को की जाएगी। आप सभी देखेंगे कि क्या इससे आप अंकुर के रूप में अयोग्य हो जाते हैं। अधिकारी की दहाड़ सुनकर सभी के कदम थम से गए। वे बेहद क्रोधित थे और ली अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उसने पूछा, वांग बाओले क्यों जा सकता है? मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। अधिकारी ने अपने बगल में खड़े योद्धा से पूछने से पहले शांति से कहा, क्या आप में से किसी ने वांग बाओले को जाते हुए देखा? पहरे पर खड़े योद्धाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। ये देखकर लीही और बाकी लोग गुस्से से भर गए। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। ये केवल वांग बाओले के प्रति पक्षपात नहीं था, इसके बजाय ये भेदभावपूर्ण व्यवहार का एक स्पष्ट और आधिकारिक प्रदर्शन था। वे सभी अपने दांत पीस रहे थे, अपने आक्रोश को अपने दिल में दबा रहे थे। उनमें से किसी ने भी अंकुर के रूप में अयोग्य ठहराए जाने की सीमा पार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह खेलने के लिए बहुत बड़ी कीमत होगी। इसके अलावा अगर सेना वांग बाओले का साथ दे रही थी तो सैन्य शिविर में घुसने का अपराध इतना गंभीर था कि कुलीन वर्ग के लोग भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वैसे ही वांग बाओले ने शांति से गोली को पचा लिया। जैसे ही उसने सुपरनोवा का अनुभव किया, संघ के अन्य पौधे अपने मन से निराश हो गए क्योंकि उनके दिल दिन भर के गुस्से से फट रहे थे। वे सभी अगले दिन वांग बाओले को दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए कि वे क्या करने में सक्षम हैं। ऐसे ही एक घटनाहीन रात बीत गई। दूसरे दिन भोर होते ही खेती शिविर में घंटी बज उठी। झुओ युफान और झाओ यामिंग को छोड़कर संघ के अन्य सभी पौधे भयंकर बाढ़ के समान सार्वजनिक चौक की ओर बढ़ गए। जब भीड़ आई तो वांग बाओले पहले से ही सार्वजनिक चौक पर थे।
वह अपने हाथों को जोश से हिलाते हुए संघ के सभी पौधों का अभिवादन कर रहे थे, जो उनकी आंखों में गुस्से से देख रहे थे। सुप्रभात। वांग बाओले का मूड अच्छा था। एक रात ध्यान करने और गोली को अपने सिस्टम में एकीकृत करने के बाद उसे लगा कि उसके शारीरिक शरीर की ताकत में किसी तरह का बदलाव हुआ है। हालांकि चूंकि केवल एक गोली थी, इसलिए बदलाव केवल आधा ही पूरा हुआ, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में असमर्थ। काश मैं इसे और ले पाता। मैं निश्चित रूप से एक पूर्ण शारीरिक बदलाव कर पाता। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं पूरी तरह से बदल जाता तो कैसा होता। इससे वांग बाओले को कुछ पछतावा हुआ। हालांकि भले ही बदलाव केवल एक छोटे से हिस्से पर लागू हुआ था, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी, 1 गुना से बढ़ाई गई थी। इससे वांग बाओले को लगा कि बॉडी स्ट्रेंथनिंग फ्रीडम पिल न केवल दुर्जय थी, बल्कि इसने उसके इस अफसोस को भी बढ़ा दिया कि यह केवल एक ही थी। वांग बाओले। जैसे ही भीड़ आए और लीगी ने वांग बाओले को देखा, वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर हंसी से लोटपोट हो गई। संघ के अन्य अंकुरों की आंखों में भी एक ठंडी, दूर की नज़र थी। वे वास्तव में वांग बाओले को उसी समय सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि प्रशिक्षक कुछ ही देर में आ जाएगा। उनमें से कोई भी वांग बाओले के लिए नियम तोड़ने को तैयार नहीं था। हालांकि उन सभी ने लंबे समय से चर्चा की थी और सहमति व्यक्त की थी कि दिन का प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वे वांग बाओले को भागने का मौका नहीं देंगे, जैसा कि उसने एक दिन पहले किया था। जिस क्षण प्रशिक्षक चला जाएगा, उसी क्षण वे वांग बाओले के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। इसलिए तब वांग बाओले को देखते हुए वे सभी संयम बरतते हुए वहीं खड़े रहे, प्रशिक्षक की प्रतीक्षा करते हुए। उन अमित निगाहों से घिरे हुए वांग बाओले ने पलकें झपकाईं और अपने विरोधियों की लड़ने की क्षमताओं का अनुमान लगाने की कोशिश की। उसे लगा कि वह 90 से अधिक लोगों का सामना कर रहा है, इसलिए हारने पर भी उसे शर्मिंदगी नहीं होगी। इसलिए वह सोचने लगा कि वह स्थिति को कैसे आसान बना सकता है। हालांकि इससे पहले कि वह कोई उपाय सोच पाता, दूर से बुजुर्ग प्रशिक्षक आ गया और सभी शांत हो गए। वांग बाओले ने भी जल्दी से अपने विचार समेटे और सीना तानकर बुजुर्ग की ओर देखा। भीड़ की निगाहें उस पर टिकी थीं। बुजुर्ग अपने हाथों को पीछे करके चल रहे थे। वह अकेले थे, और जब वह फेडरेशन के पौधों के सामने खड़े थे तो उन्होंने अपने सामने खड़े युवाओं को देखा। जब उन्होंने वांग बाओले को देखा तो उन्होंने अपनी निगाहें उन पर केंद्रित कर लीं। आप सभी ने रहस्यवादी तकनीक जेड स्लिप देखी है। आज मैं सभी को सुपरनोवा को दूसरी बार देखने का मौका दूंगा। बुजुर्ग ने शांत भाव से कहा, पीछे मुड़कर अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। जेड स्लिप को पकड़ने के बाद उन्होंने आसमान की ओर देखा और अपनी मुट्ठी बांध ली। पूरी प्रक्रिया पिछले दिन के प्रदर्शन की तुलना में धीमी लग रही थी। भीड़ बिना पलक झपकाए देख रही थी और सभी विवरणों पर बारीकी से ध्यान दे रही थी। जब आसमान में गड़गड़ाहट हुई तो एक भयावह भंवर दिखाई दिया, जो सभी दिशाओं में फैल रहा था, जैसे कि वह अंतरिक्ष को चीर रहा हो। वांग बाओले सहित सभी पौधे सदमे से हिल गए और उनकी प्रत्याशा और मजबूत हो गई। बुजुर्ग के ऊपरी केंद्र के रूप में तेज हवाएं फैलीं और आसपास के वातावरण को प्रभावित किया, जिससे सभी के बाल और कपड़े हवा में उड़ने लगे और उनके शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे हट गए। जब भंवर आखिरकार खत्म हो गया और हवाओं ने तबाही मचाना बंद कर दिया, तो बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठी ढीली कर दी। सुपरनोवा के विवरण और तकनीकों को पेश करने से पहले उन्होंने सभी पर एक त्वरित नज़र डाली। उस पल सभी पौधे अपने और वांग बाओले के बीच के टकराव को भूल गए। उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया, बुजुर्ग के शब्दों को पिछली रात की अपनी अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ते हुए, सत्यापन के रूप में, जैसे ही उन्होंने स्पंज की तरह जानकारी को ग्रहण किया। अनेक अन्य लोगों से अलग दिखने में सक्षम होने का मतलब था कि वे सभी बुद्धि के मामले में सक्षम थे। उस पल उनमें से कई उत्साहित दिख रहे थे। ये स्पष्ट था कि बुजुर्ग के शब्दों को अपनी समझ से मिलाने में सक्षम होने से उन्हें सुपरनोवा पर एक मजबूत पकड़ हासिल करने में मदद मिली। बुजुर्ग अपने स्पष्टीकरण में बहुत गहन थे। आधे घंटे के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी शिक्षाएं समाप्त कर दीं। भीड़ की ओर देखते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक और गोली दिखाई, शरीर को मजबूत बनाने वाली आज़ादी की गोली। गोली की उपस्थिति ने भीड़ का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। उनकी सांसें तेज हो गईं। भले ही वे वास्तव में गोली निगलने के वास्तविक प्रभाव को नहीं समझ पाए थे, लेकिन तथ्य यह है कि इसे प्रशिक्षक द्वारा इतनी औपचारिक रूप से पेश किया गया था और उनमें से केवल एक ही इसे प्राप्त कर सकता था। इसका मतलब था कि यह अत्यंत मूल्यवान थी। साथ ही उन्होंने गोली के बारे में पूछने के लिए रात को अपने अपने गुटों से संपर्क किया था। बदले में उन्हें जो जवाब मिला, उसने न केवल वांग बाओले के प्रति उनकी नफरत को बढ़ाया, बल्कि उन्हें गोली के लिए एक अथाह और अवर्णनीय इच्छा से भर दिया। वास्तव में अभी भी एक और गोली है। मैंने दाओ कॉलेज से इस गोली के बारे में पूछा है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे संघ में वर्तमान में उनमें से 50 से भी कम हैं। किसी की साधना के स्तर को बढ़ाना इस गोली का एक द्वितीय प्रभाव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी के भौतिक शरीर को काफ़ी मजबूत कर सकती है। उनमें से अधिक निगलने से प्राचीन मिथकों में वर्णित देवताओं के पास मौजूद भौतिक आधार का निर्माण करने की भी अनुमति मिल जाएगी।
संग के पौधे शुरू में निराश थे, लेकिन गोली को देखकर उन्हें अचानक उम्मीद जगी। उनकी आंखों में दीवानगी और भी बढ़ गई, यहाँ तक कि वांग बाओले भी कांप उठे। उसने मूल रूप से अपने और बाकी शिष्यों के बीच तनाव को कम करने की योजना बनाई थी। आखिरकार उसे लगा कि हर समय दूसरे क्षेत्र में रात बिताना अच्छा विचार नहीं था। इसके अलावा वह 100 अन्य लोगों के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था। हालांकि वे सभी विचार हवा में गायब हो गए जैसे ही बुजुर्ग ने दूसरी बॉडी स्ट्रेंथनिंग फ्रीडम पिल का खुलासा किया, उसके दिमाग की गहरी खाइयों में फेंक दिया। उस समय उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था और वह था मेरा। वांग बाओले क्रूर दिख रहे थे और उनकी सांसें तेज थीं। सहज रूप से वह अपनी म्यान को सक्रिय करना चाहते थे और अपनी सबसे बड़ी चाल का उपयोग करना चाहते थे। हालांकि इससे पहले कि वांग बाओले ऐसा कर पाते, बुजुर्ग की आवाज़ सभी दिशाओं में जोर से गूंज उठी। यह आखिरी गोली है जो आप सभी यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। नियम वही रहेंगे। सूर्यास्त से पहले जो आखिरी व्यक्ति बच जाएगा उसे इनाम के रूप में गोली मिलेगी। अगर वांग बाओले न होते तो बुजुर्ग ये कहकर रुक जाते और चले जाते। हालांकि उन्होंने आगे एक और वाक्य जोड़ा, मच्छरों की अनुमति नहीं है। उनके शब्दों ने पौधों को तुरंत प्रसन्न कर दिया, क्योंकि उन सभी को लगा कि प्रशिक्षक अपने निर्णय में निष्पक्ष और बेहद ईमानदार था। उनके उत्साह में किसी ने चिल्लाकर कहा, पहले वांग बाओले को नष्ट करो। वांग बाओले के चेहरे के भाव तुरंत भयानक हो गए। उसने देखा कि 100 लोगों की आंखें उसे अमित्र तरीके से देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे बदला लेने के लिए उसे खत्म करने की अपनी मूल योजना को अंजाम देने पर विचार कर रहे थे। ये दृश्य देखकर बुजुर्ग प्रशिक्षक थोड़ा मुस्कुराया और फिर मुड़कर बाहर निकल गया। वह केवल संघ का एक कर्मचारी था और सेना से नहीं था। वह सभी के प्रति निष्पक्ष था। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था और भीड़ वांग बाओले की ओर बढ़ने वाली थी, वांग बाओले ने दहाड़ते हुए पहला कदम उठाया और अपना दाहिना हाथ उठाया और हाथ हिलाया। तुरंत वांग बाओले के चारों ओर कई कठपुतली के खजाने दिखाई दिए। पुरुष और महिला दोनों संस्करण थे, जिनमें से कुछ वांग बाओले के बिल्कुल समान दिख रहे थे। सिल्वर स्पिरिट कार्ड ने वांग बाओले को पिछले मरम्मत कार्यों के माध्यम से कठपुतलियों की संख्या को कई 100 तक बढ़ाने की अनुमति दी थी। उनमें से आधे से अधिक को खत्म करने के बाद वांग बाओले ने तुरंत पब्लिक स्क्वायर पर सभी को चौंका दिया, जिससे वे अविश्वास में घूरने लगे। सबसे ज्यादा हैरान लीही और उनके साथी थे, जिन्होंने स्पिरिट ब्रीथ विलेज में कठपुतलियों द्वारा गले लगाए जाने का अनुभव किया था। लगभग तुरंत लीही के सिर पर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह जल्दी से पीछे हट गई, भले ही वह जानती थी कि केवल कुछ कठपुतलियां ही वास्तव में दुर्जय थीं। हालांकि वहां मौजूद अधिकांश शिष्य हैरान थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कठपुतलियां कितनी डरावनी हो सकती हैं। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने तुरंत उन लोगों को बेशर्मी का असली मतलब समझा दिया, क्योंकि वांग बाओले ने बहुत ही निर्णायक ढंग से जोर से दहाड़ लगाए। उनमें से हर एक को गले लगाओ। अगर उनमें से कोई विरोध करने की कोशिश करे तो उनके कपड़े फाड़ दो। जैसे ही वांग बाओले की दहाड़ गूंजी, चारों ओर सैकड़ों कठपुतली अलौकिक खजाने तुरंत सक्रिय हो गए और वे आसपास के शिष्यों की ओर बढ़ गए। हर किसी के दिल में डर बैठ गया, क्योंकि कठपुतलियों ने तुरंत हमला किया, जोर से आगे की ओर फटा। वांग बाओले ने विशेष रूप से उन कठपुतलियों को बनाया था और उनसे मुक्त होना मुश्किल था, क्योंकि उनकी मजबूती और गले लगाने का कौशल बेहद प्रभावशाली था, भले ही वे लड़ने की क्षमताओं के मामले में अपेक्षाकृत कमजोर थीं। वे इतने अधिक थे कि प्रत्येक साधक के चारों ओर कम से कम 3 कठपुतलियां भीड़ लगा रही थीं। तुरंत साइड पर अराजकता फैल गई। उसी समय वांग बाओले तेजी से बाहर भागे। जो कोई भी वांग बाओले की कठपुतलियों द्वारा गले लगाया गया, उसके सिर पर वार किया गया और वे तुरंत बेहोश हो गए। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। जोरदार धमाके गूंज उठे और चारों ओर गुस्से से दहाड़ने की आवाजें गूंजने लगी, जिससे बड़े प्रशिक्षक वहीं खड़े रह गए और अराजक दृश्य को देखते रहे। वांग बाओले, तुम दुष्ट कमीने! वांग बाओले, तुम रुको, बेशर्म! हे भगवान, इस आदमी के पास इतनी सारी कठपुतलियां क्यों हैं? अरे, वह बिना किसी कारण के ऐसी चीजें क्यों बना रहा है? जैसे ही गुस्से से दहाड़ें फूटी, वांग बाओले ने अपने हमलों में तेजी ला दी। उसी समय कठपुतलियों ने वांग बाओले के आदेशों को पूरी तरह से निष्पादित किया, साधक को गले लगाया और उसके कपड़े उतार दिए। इससे कई लोग, खासकर उनमें से महिला साधक, अपने गुस्से और डर के बावजूद प्रतिरोध दिखाने से डर गईं। वांग बाओले द्वारा उनके सिर पर वार करने के बाद वे तुरंत बेहोश हो गईं। पूरी प्रक्रिया में केवल 5 मिनट लगे और वांग बाओले आखिरी व्यक्ति बन गए। जहां तक झो युफान और झाओ यामिंग की बात है, भले ही कोई कठपुतली उनके पास नहीं आई, फिर भी वे अपनी टांगें मोड़कर बैठ गए और फूट फूट कर हंसने लगे। वे भी गोली चाहते थे, लेकिन वांग बाओले की समझ ने उन्हें एहसास दिलाया कि उनके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। हालांकि कई अन्य लोग अभी भी क्रोधित थे और प्रतिरोध के साथ कठिन संघर्ष कर रहे थे। कोंग दाओ उनमें से एक था। वह आमतौर पर अलग थलग दिखाई देता था, लेकिन वास्तव में एक अभिमानी व्यक्ति था।
अतीत में उसके अनुभवों ने उसे उन लोगों की भी अवहेलना करने पर मजबूर कर दिया था जिन्हें संघ के कुलीन लोग माना जाता था। ऐसा तब तक था जब तक वह वांग बाओले से नहीं मिला। सबसे पहले मच्छर के हमले ने उसे पहले कभी नहीं देखी गई खुजली से भर दिया, और फिर कठपुतली नुमिनस ट्रेजर्स थे। यह उसे पागल कर रहा था। जब वह नाखुशी और झुंझलाहट के साथ वांग बाओले को देखता था तो उसकी आंखों में ठंडक दिखाई देती थी। इसके लिए एक और कारण था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वांग बाओले ज़ुओ यीफान और झाओ यामिंग के अपेक्षाकृत करीब लग रहे थे। जब उसने पहली बार झाओ यामिंग को देखा तो वह हैरान रह गया। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी किसी को भावनात्मक रूप से अपने करीब नहीं आने दिया। जैसे ही उसकी आंखों से ठंडी नज़र चमकी, कोंग दाओ ने एक गहरी सांस ली और अपनी रहस्यमय तकनीक को सक्रिय करने वाला था। और उस पल वांग बाओले अपने आसपास के लोगों को थप्पड़ मारने से परेशान हो गया था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और तुरंत उसके चारों ओर दसियों बड़े आकार की कठपुतलियां दिखाई दीं। वे कठपुतलियां मजबूत हटे कट्टे थे जो हर एक डरावनी लग रही थीं। जो जूगंग की आंख की तरह दिख रहे थे वे सबसे ज्यादा क्रूर थे। हालांकि दिखावे ने प्रतिरोध करने वालों को प्रतिरोध करने के अपने विचार छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। जिस चीज ने उन्हें हार मानने पर मजबूर किया वह ये थी कि जब वे क्रूर हटे कट्टे कठपुतलियां दिखाई दीं तो वे सभी जोरदार परेशान करने वाली आवाजें निकालने लगी जो उन्हें सुनने वाले लोगों के लिए बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली थीं। ओह हम, ओह हम, ओह। उनकी शक्ल, उनकी आवाज़, इन सब ने तुरंत ही संघर्ष कर रहे लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, उनके दिमाग में गतिविधि भर गई। पिछली कठपुतलियों में नर और मादा दोनों का मिश्रण था जो अपेक्षाकृत सामान्य दिखते थे, यहाँ तक कि कुछ हद तक कलात्मक रूप से सुंदर भी। हालांकि जूगंग की आंख के प्रतिनिधि के रूप में कठपुतलियों के वर्तमान बैच ने निश्चित रूप से पुरुष साधकों को चौंका दिया और महिला साधकों को अवर्णनीय रूप से चौंका दिया। ये कौन से शैतान हैं? यहाँ मत आओ। यहाँ तक कि प्रशिक्षक बुजुर्ग भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह अवाक खड़ा था, उन शैतानों को देख रहा था जो परेशान करने वाली आवाजें निकाल रहे थे। कोंग दाओ ने भी सदमे में अपनी सांस रोक ली। वह हिचकिचाया और अपने मंत्रों को सक्रिय करने का विचार छोड़ दिया। सहज रूप से उसने महसूस किया कि कठपुतलियां पिछले बैच की कठपुतलियों से अलग थीं। जंगली जानवरों के प्रति अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सबसे क्रूर कठपुतली में एक भयावह वाइब थी। ये देखकर कि उसकी कठपुतलियों ने सभी को सदमे में डाल दिया है, वांग बाओले ने बहुत भावुक होकर कहा, मेरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैं किसी भी मामले में तर्कशील व्यक्ति हूँ। मुझे ये गोली चाहिए। अगर किसी के पास कोई अलग राय है तो अपनी बात कहो और हम इसे सुलझा लेंगे। वांग बाओले के शब्दों के बाद कठपुतली के बड़े बड़े टुकड़ों ने एक साथ मिलकर एक बहुत ही परेशान करने वाली आवाज़ निकाली। जो लोग बेहोश नहीं हुए थे उन्होंने उन मजबूत कठपुतलियों को देखा और उनकी आवाज़ें सुनी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने मन ही मन कोसा लेकिन बिना कुछ बोले चुप रहे। ये देखकर वांग बाओले खुशी से पलटे और प्रशिक्षक बुजुर्ग की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी नज़र थी। प्रशिक्षक, सूरज ढलने तक इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप मुझे गोली दे सकते हैं? बुजुर्ग चुप हो गए। काफ़ी देर बाद उसने वांग बाओले को गौर से देखा, फिर अपना दाहिना हाथ हिलाया और बॉडी स्ट्रेंथनिंग फ्रीडम पिल वांग बाओले की ओर उछाल दिया। वांग बाओले ने तुरंत गोली पकड़ ली। वह बहुत उत्तेजित था और जल्दी से सभी कठपुतलियों को अपने पास रख लिया। अपने शरीर को तेजी से घुमाते हुए वह बाहर की ओर भागा और उन सभी पौधों की नज़रों से ओझल हो गया जो गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। इसके बाद के 3 दिनों में वांग बाओले उनकी आंखों के सामने नहीं आया। हालांकि प्रतिदिन पुरस्कार दिए जाते थे, गोलियों के रूप में भी, लेकिन वे बॉडी स्ट्रेंथनिंग फ्रीडम पिल की तरह नहीं थे। सभी अभी भी गोलियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन वांग बाओले के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की योजना भी बना रहे थे। इसने वांग बाओले को सबक सिखाने के उनके फैसले को और भी दृढ़ बना दिया। दूसरी ओर वांग बाओले ने 3 दिन एकांत में बिताए। सेना के साथ उनके मधुर संबंधों के कारण सैन्य अधिकारियों ने उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के एकांत के लिए एक निर्दिष्ट कमरा दे दिया। कमरे में वांग बाओले ने दूसरी बॉडी स्ट्रेंथनिंग फ्रीडम पिल निगल ली। उसके शरीर में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में एक तूफान आ गया हो। वांग बाओले ने शुरू में सोचा था कि वह एक दिन में गोली को पूरी तरह से पचा सकता है, लेकिन वास्तव में गोली को उसके शरीर में शामिल होने में पूरे 3 दिन लगे। गोली का प्रभाव इतना मजबूत था कि उसका पूरा शरीर, जिसमें उसकी मांस और हड्डियों की ताकत भी शामिल थी, पूरी तरह से बदल गया और काफ़ी बढ़ गया। एक रात वांग बाओले के शरीर से चटकने की आवाज़ें सुनाई दीं। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो 2 चमकते सितारों की तरह दिखाई दे रही थीं जो बेहद अंधा कर देने वाली थीं। वह अभी भी ट्रू ब्रीथ दायरे के शिखर पर था, लेकिन उसके शरीर से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के विशेषज्ञ जैसी वाइब निकल रही थी। ये कंपन उसके भौतिक शरीर से उत्पन्न हुआ था। वांग बाओले को ऊर्जा मिली। वह खड़ा हुआ, तेज गति से आगे बढ़ा।
तुरंत कमरे के अंदर गड़गड़ाहट की गर्जना हुई जो दीवारों से टकराने लगी। शुक्र है, उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और तुरंत अपने रास्ते पर रुक गया। उसने अपने हाथों को अपने सामने की दीवार पर दबाया जिससे वह उससे टकराने से बच गया। हालांकि दीवार को दबाने पर दीवार एक बहरा करने वाली आवाज के साथ टूट गई, सभी दिशाओं में मलबा फैल गया। इसने वांग बाओले को अपनी आंखें चौड़ी करके घूरने पर मजबूर कर दिया। वह अविश्वसनीय महसूस कर रहा था क्योंकि वह वहां खड़ा था, अपने शरीर को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर रहा था। उसकी सांस की गति बढ़ गई। उत्पन्न हुई ध्वनि ने तुरंत उसके चारों ओर खड़े योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी वांग बाओले की ओर भागे और वांग बाओले के गुप्त कमरे में ढही हुई दीवार को देखकर वे अवाक रह गए। गुप्त कमरा उन लोगों के लिए असंभव रूप से मजबूत था जो फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र से नीचे थे। यह इतना मजबूत था कि यह उस प्रभाव को झेल सकता था जो तब होता था जब सच्चे श्वास क्षेत्र के साधक एकांतवास की प्रक्रिया में होते थे या अपने मंत्रों की शक्ति का परीक्षण कर रहे होते थे। हालांकि ये ढह गया था। यह एक दुर्घटना थी। वांग बाओले ने माफी मांगते हुए अजीब तरह से हंसा। सैन्य अधिकारियों ने उसे हैरानी से देखा। उसने माफी मांगी और सेना शिविर से बाहर निकल गया। बाहर जंगल में उसने अपनी गति का परीक्षण करना शुरू किया। जैसे ही वह हवा में उछला, एक आश्चर्यजनक तेज धमाका हुआ। वह बहुत तेज था, अपनी पिछली गति से 10 गुना ज्यादा। इस गति ने वांग बाओले को बहुत उत्तेजित कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपने सामने अंतरिक्ष में एक मुक्का मारा। तुरंत उसके सामने एक बहुत शक्तिशाली तूफान आया जो इतना शक्तिशाली था कि यह उसके पिछले सभी मंत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। अब मुझे क्या माना जाता है? भौतिक आधार स्थापना क्षेत्र का कोई व्यक्ति। अपने उत्साह में वांग बाओले ने खुद से सवाल किया कि वह किस तरह का साधक था। हालांकि वह एक बात के बारे में स्पष्ट था और वह ये थी कि अतीत में वह उन लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकता था जो फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की साधना के थे, लेकिन उस पल वह उनसे लड़ने में आश्वस्त था। ऐसा तब विशेष रूप से हुआ जब उसने सुपरनोवा के बारे में सोचा, जिसने उसे और भी उत्साहित कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वह सुपरनोवा जेड स्लिप पर लिखे निर्देशों का पालन कर रहा था और प्रशिक्षक एल्डर को इसे 2 बार करते हुए देखने के बाद अपनी समझ के साथ इसे जोड़ रहा था। उसने इसे टाइडल तकनीक के साथ भी पूरक किया जो उसने तब सीखा था जब वह अभी भी 9 इंच का स्पिरिट रूट था। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बंद की, उसका शरीर कई बार लयबद्ध रूप से कंपन करने लगा। ज्वारीय ऊर्जा की लहरें उसके शरीर से फूट पड़ीं, जिसका आधार उसका अपना शरीर था। अनियंत्रित रूप से उसका शरीर धनुष के आकार में मुड़ गया। चूंकि उसे इसका अच्छा अभ्यास नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वह सुपरनोवा करने के बजाय अपनी ऊर्जा को संग्रहित कर रहा था। कई बार सांस लेने और अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंचने के बाद वांग बाओले ने अचानक अपना सिर उठाया। उसका शरीर एक बड़े धनुष में तब्दील हो गया था जो तुरंत ही अपना तनाव मुक्त कर रहा था। उसके शरीर से सारी शक्ति एक प्रचंड बाढ़ की तरह थी और एक तीर की तरह भी जो अभी अभी धनुष से निकला था। जैसे ही उसने अपने सामने की जगह पर मुक्का मारा, उसके दाहिने हाथ में शक्ति जमा हो गई। एक गगनभेदी गड़गड़ाहट हुई। वांग बाओले को बहुत ही भयावह लगा। एक ऐसा बल उसके मुक्के के साथ फूट पड़ा। पौधे और वनस्पतियां तुरंत मुरझा गईं, मानो किसी बड़े अदृश्य हाथ ने उन्हें बलपूर्वक उखाड़ दिया हो। एक विशाल भंवर दिखाई दिया जिससे तेज हवाएं बनी जो एक दूसरे से टकराती हुई सभी दिशाओं में बह गईं। जब ये समाप्त हुआ तो वांग बाओले थके हुए पीछे हट गए। एक पेड़ पर आराम कर रहे थे और उनकी सांस फूल रही थी। वह पीला पड़ गया था। मुक्के ने उनकी सारी ऊर्जा समाप्त कर दी थी, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह और आश्चर्य के भाव थे। ऐसा लगा जैसे कोई विस्फोट हुआ हो जिससे 100 फीट चौड़ा एक बड़ा गड्ढा बन गया हो। ये बल कुछ हद तक अग्निदेव तोप के समान था। अत्यंत उच्च मनोबल के साथ वांग बाओले को लगा कि संघ की राजधानी में अपने साहसिक कार्य में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। न केवल उन्होंने अपने शरीर को मजबूत करने में कामयाबी हासिल की, बल्कि उन्होंने एक तुरुप का पत्ता भी हासिल किया। उन्होंने सेना के शिविर में वापस लौटने से पहले एक सुखद मूड में आराम किया। एक रात आराम करने के बाद अगली सुबह समूह प्रशिक्षण के लिए घंटी बजी। वांग बाओले तुरंत उठे और उस बंद क्षेत्र की ओर दौड़े जहां सभी पौधे थे। जिन दिनों वह अनुपस्थित थे, सेना के लोगों ने उन्हें छुट्टी के लिए आवेदन करने में मदद की, जिसे बुजुर्ग प्रशिक्षक से मंजूरी मिली। जैसे ही वांग बाओले बंद क्षेत्र के सार्वजनिक चौक पर पहुंचे, उनका सामना तुरंत उन पौधों से हुआ जो वहां दौड़े चले आए थे। वांग बाओले। कई दिनों तक वांग बाओले को न देखने के बाद नफरत फिर से उभर आए और उनकी आंखों से ठंडक निकल आई। वांग बाओले ने अपना गला साफ किया। उन्हें लगा कि उनके लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखना अनावश्यक है। इसलिए उन्होंने उनकी आंखों में ठंडक को न देखने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत दिनों से नहीं मिले सब लोग। वांग बाओले ने हंसते हुए जुओ यफान और झाओ यामिंग का अभिवादन किया और उनकी ओर बढ़े। बाओले, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वे सभी तुम्हारे खिलाफ एकजुट हो गए हैं, जुओ यफान ने धीरे से कहा।